हेलो एवरीवन। तो लास्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कस कर रहे थे अपना टॉपिक आइसोमेरिज्म। और आइसोमेरिज्म के अंदर हमने जो पार्ट डिस्कस किया था उसमें हमने देखा था जो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स है हमारे पास वो कितने टाइप के होते हैं, 5 तरह के होते हैं। तो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स के बीच में कैसे हम रिलेशन देख सकते हैं वो वाला हमने टॉपिक किया था। आई होप आप लोग को वो लेक्चर क्लियर होगा। तो आज का जो टॉपिक है हमारे पास, इसमें एक तो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे सबसे पहले डी यू को। ठीक है, डी यू बोल दो, या इसी टॉपिक को हम बोल देंगे डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन। क्या बोलेंगे स्टूडेंट, इसी टॉपिक को हम डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन। तो इस वाले टॉपिक को हम डिटेल में पढ़ेंगे। उसके अलावा स्टूडेंट्स हम, ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, कैसे हमारे पास किसी कंपाउंड के कितने स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बनेंगे, कैलकुलेशन ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, ये वाला टॉपिक भी हम क्या करेंगे, कवर करेंगे। कितने हमारे पास स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बनेंगे, और इसकी देखो कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा आपको मैं। कॉन्सेप्ट के साथ थोड़ी बहुत ट्रिक्स भी इसकी बताऊंगा, कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा एज वेल एज ट्रिक्स भी बताऊंगा। क्लियर है स्टूडेंट्स। उसके बाद हम मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन का एक कॉन्सेप्ट होता है, मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन। ठीक है, मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन, ठीक है, इसका कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। और फाइनली हम कुछ क्वेश्चन की क्या करेंगे, प्रैक्टिस। इन द एंड फाइनली हम क्या करेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस। तो ये हमारा टोटल कंटेंट रहेगा इस वाले लेक्चर के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो डी यू होगा। फिर हम देखेंगे कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। फिर हम देखेंगे मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन के क्वेश्चन कैसे फ्रेम हो सकते हैं। और लास्ट में हम करेंगे कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस। तो यही हमारे आज के सेशन का क्या रहेगा, कंटेंट रहेगा। तो देखो स्टूडेंट्स, जो हमारे पास डी यू होता है इसके और क्या क्या नाम्स होते हैं पहले वही देख लेते हैं। डी यू, इसकी फुल फॉर्म होती है डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन। डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन, ठीक है। जा इसी कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट। इसी को क्या बोलते हैं हम, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट। डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट, या इसी को हम क्या बोल देते हैं स्टूडेंट्स, इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी। ठीक है, एक ही कॉन्सेप्ट के 3 नाम है, इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी, इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी। तो जो हमारे पास डी यू का कॉन्सेप्ट है इसी के 3 नाम है। एक को हम बोलते हैं डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन, इसी को हम बोलते हैं डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट, या इसी को हम बोलते हैं क्या, इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी। अब ये होता क्या है, देखो दो तरह के कंपाउंड्स होते हैं, दो तरह के कंपाउंड्स होते हैं। एक होते हैं हमारे पास सैचुरेटेड कंपाउंड्स, एक होते हैं हमारे पास सैचुरेटेड कंपाउंड्स। सैचुरेटेड कंपाउंड्स का क्या मतलब है, जब कार्बन और कार्बन में क्या प्रेजेंट होता है, सिंगल बॉन्ड। और यहाँ पे कितने हाइड्रोजन होते हैं स्टूडेंट्स, आपको पता है 3 हाइड्रोजन होते हैं। और सिमिलरली यहाँ पे भी क्या होते हैं, 3 हाइड्रोजन। और फॉर्मूला क्या बन जाएगा इसका, C2H6, जो कि एक अल्किन होता है। क्लियर है। तो यहाँ पे हम क्या कोई और हाइड्रोजन ऐड कर सकते हैं, नहीं कर सकते, बिकॉज जितने हाइड्रोजन चाहिए थे उतने हाइड्रोजन है। 2 कार्बन के लिए मैक्सिमम 6 हाइड्रोजन ही हो सकते हैं ना। तो यहाँ पे 6 हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो यहाँ पे हम कोई और हाइड्रोजन ऐड नहीं कर सकते। तो इसकी जो हाइड्रोजन की डेफिशिएंसी है वो कितनी है, 0। या इसकी अनसैचुरेशन, इसमें कोई अनसैचुरेशन है, कोई मल्टीपल बॉन्ड है, नहीं है, तो इसका डी यू कितना हो जाएगा हमारे पास, 0। तो इसका डी यू कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 0। दूसरे होते हैं हमारे पास अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स। दूसरे क्या होते हैं स्टूडेंट्स, हमारे पास अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स। अगर हमारे पास कोई अनसैचुरेटेड कंपाउंड है तो या तो उसमें क्या प्रेजेंट होगा, मल्टी बॉन्ड्स। ठीक है, अनसैचुरेटेड का मतलब है कि उसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो सकता है, या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो सकता है, या फिर इसके अंदर क्या प्रेजेंट हो सकती है, रिंग। तो अनसैचुरेटेड का क्या मतलब है, जब किसी कंपाउंड के अंदर या तो मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट हो या फिर रिंग प्रेजेंट हो, तब कंपाउंड क्या हो जाता है, अनसैचुरेटेड। अब समझ नहीं आया सर, ठीक है, चलो मैं एक एग्जांपल समझाता हूँ, एक एग्जांपल से समझाता हूँ अनसैचुरेटेड कंपाउंड को। ये हमारे पास CH2 डबल बॉन्डेड CH2 है, CH2 डबल बॉन्डेड CH2 है। तो इसमें एक डबल बॉन्ड है तो अनसैचुरेशन प्रेजेंट है, तो इसका डी यू कितना आएगा स्टूडेंट्स, डी यू आएगा 1। मतलब एक डबल बॉन्ड का जो डी यू होता है वो कितना होता है, 1 होता है। क्लियर है स्टूडेंट्स। तो जब भी एक पाई बॉन्ड प्रेजेंट होगा, एक पाई बॉन्ड प्रेजेंट होगा तो उसका डी यू कितना आएगा, 1। अगर 2 पाई बॉन्ड्स प्रेजेंट होंगे तो उसका डी यू कितना होगा, 2।
अगर एक रिंग प्रेजेंट होगी तो उसका डी यू कितना होगा 1, रिंग का भी डी यू कितना होता है 1 होता है। अब ये पॉइंट्स ध्यान रखने आपको, ये पॉइंट्स क्या रखने ध्यान। अब ये आते कहाँ से, उनको मैं प्रूफ कर रहा हूँ कि 1 पाई के कॉरस्पॉन्डिंग डी यू कितना आएगा 1, कि 2 पाई के कॉरस्पॉन्डिंग डी यू कितना आएगा 2, एक रिंग के कॉरस्पॉन्डिंग डी यू कितना आएगा 1। अब ये आते कैसे है उन्हीं को मैं प्रूफ करता हूँ। जैसे देखो मेरे पास एक कंपाउंड है CH2 डबल बॉन्डेड CH2, क्लियर है। अब इसका फॉर्मूला क्या होगा C2H4। अगर ये कॉरस्पॉन्डिंग अल्केन होता 2 कार्बन का, स्टूडेंट आपने देखो डबल बॉन्ड है, इसमें अनसैचुरेशन है, हमने क्या सोचना है, हमने ये सोचना है अगर 2 कार्बन का अल्केन होता, 2 कार्बन का अल्केन होता, ठीक है, तो कितने हाइड्रोजन होते। अगर 2 कार्बन का अल्केन होता स्टूडेंट, फॉर्मूला होता है CnH2n+2 अल्केन्स के लिए। अगर 2 कार्बन का हमारे पास अल्केन होता तो उसमें मैक्सिमम कितने हाइड्रोजन होते C2H6, तो उसमें मैक्सिमम कितने हाइड्रोजन होते 6 हाइड्रोजन। बट इस अल्कीन में कितने हाइड्रोजन है 4 हाइड्रोजन है, तो इसके अंदर कितने मोल हम हाइड्रोजन ऐड कर दें। अगर हम 1 मोल H2 को ऐड कर दें, मतलब 1 हाइड्रोजन को ऐड कर दें, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा CH3। तो हम कितने हाइड्रोजन को ऐड करें, कितने H2 को ऐड करें, तो डैट हमारा जो मॉलिक्यूल है वो किस में कन्वर्ट हो जाए सैचुरेटेड अल्केन के अंदर, वही इसका डी होता है। तो हमने एक H2 को ऐड किया ना, तो इसका डी कितना आएगा 1। क्लियर है स्टूडेंट्स। तो डी को कैसे फाइंड आउट करते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग अल्केन देखना है सेम कार्बन का, जितने उसमें हाइड्रोजन ऐड करने पड़े H2 ऐड करने पड़े उतना ही क्या हो जाएगा डी। सिमिलरली दोबारा देखो, अगर मेरे पास कार्बन और कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है, अगर 2 कार्बन का अल्केन होता तो कितने हाइड्रोजन होते 6, बट यहाँ पे कितने हैं 2 हैं। तो अगर इसके अंदर मैं 2 हाइड्रोजन को ऐड कर दूं, मतलब टोटल 4 हाइड्रोजन ऐड कर दिए ना, 2H2 ऐड कर दिए, तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या बन जाएगा CH3। तो इसका डी कितना आ जाएगा स्टूडेंट 2। क्लियर है। अब देखो अगर एक रिंग है मेरे पास 3 मेंबर रिंग है, तो आप मुझे बता सकते हो 3 मेंबर रिंग इसका फॉर्मूला क्या बन रहा है। इस यहाँ पे 2 हाइड्रोजन होंगे वैलेंसी से, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन होंगे वैलेंसी से, और यहाँ पे क्या होंगे हमारे पास 2 हाइड्रोजन होंगे। तो इसका फॉर्मूला बन रहा है हमारे पास C3H6। बट अगर यही 3 कार्बन का हमारे पास अल्केन होता, कितने हाइड्रोजन होते उसमें C3H8 होता। तो कितने हाइड्रोजन की कमी है स्टूडेंट्स यहाँ पे, इसके अंदर अगर हम 1 मोल H2 को ऐड कर दें तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा C3H8 के अंदर, कॉरस्पॉन्डिंग अल्केन के अंदर। तो इसका डी कितना आ गया स्टूडेंट इनडायरेक्टली, इसका डी आ गया 1। तो यहाँ से आप लोगों ने ध्यान क्या रखना है कि अगर हमारे पास एक डबल बॉन्ड है, मतलब एक पाई बॉन्ड है इनडायरेक्टली, तो डी कितना होगा 1 होगा। अगर हमारे पास 2 पाई बॉन्ड्स हैं तो डी कितना होगा 2 होगा। अगर एक रिंग है तो डी कितना होगा 1 होगा। अगर 2 रिंग्स हैं कंपाउंड में तो डी कितना होगा हमारे पास 2। सिमिलरली अगर 3 रिंग है तो डी कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो इतना सा कॉन्सेप्ट आप लोग को क्या रखना है, ध्यान में रखना है। तो स्टूडेंट इसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, कितनी अनसैचुरेशन प्रेजेंट है, ठीक है, या इसी को हम बोलते हैं डबल बॉन्ड के इक्विवेलेंट, या कितने हाइड्रोजन की कमी है, इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी। अब देखो सपोज करो हमें पता चल गया डी कितना है, डी है हमारे पास 2, या डी पहले हमारे पास 1। तो डी 1 का मतलब क्या क्या हो सकता है, या तो कंपाउंड के अंदर क्या प्रेजेंट होगी, एक रिंग प्रेजेंट होगी, या एक क्या प्रेजेंट हो सकता है डबल बॉन्ड। अगर डी हमारे पास एक है तो उसके अंदर या तो एक रिंग प्रेजेंट हो सकती है या एक डबल बॉन्ड। अगर डी हमारे पास 2 है तो उसमें क्या क्या प्रेजेंट हो सकता है, या तो एक ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो, ट्रिपल बॉन्ड का डी कितना होता है 2 होता है, या हमारे पास क्या हो 2 डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो स्टूडेंट्स, या क्या हो सकता है 2 डबल बॉन्ड, तब डी 2 आ सकता है। या फिर हमारे पास 2 रिंग्स अगर प्रेजेंट होगी, अगर हमारे पास 2 रिंग्स प्रेजेंट होगी तब भी डी कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। या फिर एक रिंग और एक क्या होगा डबल बॉन्ड, तब भी डी कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास 2। मुझे पता है अभी कुछ लोग को कन्फ्यूजन हो रही होगी कि ये डी है क्या, मैं थोड़ी देर में यूज़ करूँगा ना डी को, तब आपको ज़्यादा क्लैरिटी आ जाएगी। तो अभी के लिए आपको पता होना चाहिए डी किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कि कंपाउंड में हमारे रिंग या डबल बॉन्ड कुछ प्रेजेंट है या नहीं है। अब देखो स्टूडेंट्स हम डी को कैलकुलेट कैसे करेंगे, ठीक है ना। तो डी को कैलकुलेट करने के कई सारे मेथड्स हैं,
मैं आपको सबसे इजी वाला मेथड बता देता हूँ। अगर हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला गिवन है, मॉलिक्यूलर फार्मूला अगर हमें गिवन है तो हम कैसे डी यू को फाइंड आउट करेंगे। ये मॉलिक्यूलर फार्मूला गिवन है तो हम कैसे डी यू को फाइंड आउट करेंगे। तो डी यू का एक सिंपल सा फार्मूला है कार्बन प्लस 1, जितने नंबर ऑफ कार्बन एटम है उसमें क्या ऐड कर दो 1 माइनस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम प्लस नंबर ऑफ हेलोजन एटम माइनस नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम डिवाइड बाय 2। मुझे पता है कई लोगों को ये फॉर्मूला समझ नहीं आया, एक बार लिखो टर्म्स का। यहाँ पे एक्स किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ हेलोजन एटम। हेलोजन कौन से होते हैं स्टूडेंट्स, क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टेटाइन। और एन क्या होता है यहाँ पे, नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम। कितने हमारे पास क्या है, नाइट्रोजन एटम है। ठीक है, एक बार मैं फार्मूला के साथ करवा दूंगा, एक बार बिना फार्मूला के भी एक क्वेश्चन को सॉल्व करना सिखा दूंगा आपको। ठीक है, विद फार्मूला भी एंड विदाउट फार्मूला भी। क्लियर है। अब देखो जैसे कोई क्वेश्चन आया आपके पास C4H8, इसका डी यू फाइंड आउट करो। इसका आपसे पूछ रहा है डी यू कितना आएगा। तो दो मेथड है, एक तो ये आप फॉर्मूला लगा लो, कितने कार्बन है, 4 कार्बन है तो 4 + 1 माइनस हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन कितने 8 हैं डिवाइड बाई 2। तो यहाँ पे डी यू कितना आ जाएगा स्टूडेंट, 5 - 4 = 1। डी यू सीधा निकला है 1। अब इजी अप्रोच क्या है इससे, हम अगर डायरेक्ट सोच पाए, हमने सोचना है कि अगर 4 कार्बन का अल्केन होता तो उसमें कितने हाइड्रोजन होते, C4H10। ठीक है, 10 हाइड्रोजन होते, कितने हाइड्रोजन की कमी होती, 2 हाइड्रोजन की कमी। कॉरस्पॉन्डिंग अल्केन क्या बन जाता स्टूडेंट, C4H10। कितने हाइड्रोजन की कमी होती, 2 हाइड्रोजन की, मतलब एक H2 हमें ऐड करना पड़ता, तो डी यू कितना आएगा, 1 आ जाएगा। क्लियर है। चलो कुछ क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, उनका आपको डी यू फाइंड आउट करना है फॉर्मूला लगाकर। ठीक है, आप ये लोग एक बार फॉर्मूले से ट्राई करना, उसके बाद मैं आपको बिना फॉर्मूले के कॉन्सेप्चुअल अप्रोच बताऊंगा कैसे हम डी यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आप लोग के लिए क्वेश्चन है कुछ, ये क्वेश्चन 7 तक। ठीक है, आप लोग को ट्राई करना है और इनका डी यू फाइंड आउट करना है। ठीक है, सिंपल सा फॉर्मूला है, उसको आपने अप्लाई करना है। अगर किसी फॉर्मूला में ऑक्सीजन आ जाए तो ऑक्सीजन को इग्नोर कर दो, सिंपल। चलो ट्राई करते हैं। तो देखो पहले में तो कार्बन है और हाइड्रोजन है, कार्बन + 1 6 + 1 माइनस कितने हाइड्रोजन है, 6 हाइड्रोजन डिवाइड बाई 2। तो कितना आ जाएगा डी यू, 7 - 3। तो यहाँ पे डी यू कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, 4 आ जाएगा। तो C6H6 का डी यू कितना आएगा हमारे पास, 4। अब इससे इजी अप्रोच क्या था, अगर हम इसका कॉरस्पॉन्डिंग अल्केन सोचिए, अल्केन क्या होता, C6H14। सभी को क्लियर है। कितने हाइड्रोजन की कमी है, 6, यहाँ पे होने चाहिए थे 14। तो 8 हाइड्रोजन की कमी है ना, 8 हाइड्रोजन के लिए कितने हमें H2 ऐड करने पड़ेंगे, 4 ऐड करने पड़ेंगे, ऐसे सोचना था। अब देखो C6H6O, तो ये भी इजी है, ऑक्सीजन को तो हमने इग्नोर करना होता है, C6H6 का हमने फाइंड आउट किया है, तो इसका आंसर भी कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट देखो, दोनों अप्रोच से करेंगे हम इस क्वेश्चन को। कितने कार्बन एटम है, 8 + 1 माइनस कितने हाइड्रोजन एटम है, 8 डिवाइड बाई 2। तो 9 - 4 कितना आ जाएगा डी यू स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे डी यू आ जाएगा हमारे पास 5। अब मैं दूसरा अप्रोच बताता हूँ, इससे इजी वाला। अगर ये C8H8 है तो अगर कॉरस्पॉन्डिंग अल्केन होता तो फॉर्मूला होता C8H18, सबको पता है। अब कितने हाइड्रोजन की कमी है, 10 हाइड्रोजन की कमी है, तो कितने H2 ऐड करने पड़ेंगे, 5 H2 ऐड करने पड़ेंगे। क्लियर है। उसके बाद देखो C8H8O, तो इसका भी कितना जाएगा डी यू, 5, क्योंकि ऑक्सीजन को तो हमने इग्नोर ही करना होता है। क्लियर है स्टूडेंट्स। अब देखो इसमें कितने कार्बन एटम है, 12 + 1 माइनस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम कितने स्टूडेंट्स, 4। उसके बाद इसमें ऐड करना है हेलोजन एटम, क्या ऐड करना है, हेलोजन। हेलोजन कितने, 1 2 3 4 डिवाइड बाई 2। तो यहाँ पे डी यू कितना आ जाएगा, 13 - 8/2। तो 13 - 4, तो यहाँ पे डी यू कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, 9 आ जाएगा। तो टोटल डी यू कितना आ जाएगा, 9। क्लियर है। आई होप सभी का ठीक हुआ होगा। नेक्स्ट देखो C17H34। ठीक है, जा तो सिंपल फॉर्मूला लगा लो, 17 + 1 माइनस 34 डिवाइड बाई 2। तो यहाँ पे 18 - 17, तो यहाँ पे डी यू कितना आएगा, 1 आ जाएगा।
क्लियर है। और इससे इजी अप्रोच क्या था, अगर हम कॉरस्पॉन्डिंग अल्केन सोचें तो क्या आएगा C17H36। कितने हाइड्रोजन की कमी है, 2 हाइड्रोजन की कमी है। अगर 2 हाइड्रोजन की कमी है, एक H2 हमें क्या करना पड़ेगा, सप्लाई करना पड़ेगा। तो ये हमारे पास पहला मेथड हुआ जिसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, DU को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो पहले मेथड में हमने क्या सीखा कि अगर हमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला गिवन होगा तो हम DU को कैसे फाइंड आउट करेंगे। क्लियर है स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट देखो, सेकंड वे क्या है हमारे पास, अगर हमें स्ट्रक्चर गिवन है, इफ स्ट्रक्चर इज गिवन, हमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला नहीं गिवन, हमें गिवन है स्ट्रक्चर। इफ स्ट्रक्चर इज गिवन, जैसे आपको दिया हुआ बेंजीन, ठीक है, बेंजीन का स्ट्रक्चर दे दिया, तो आपको सिंपल पता है अगर एक रिंग है तो DU कितना होगा, 1 होगा, और एक डबल बॉन्ड के लिए DU कितना होता है, 1 होता है। क्लियर है। अब देखो यहां पे टोटल कितनी रिंग्स है, तो DU किसके इक्वल आएगा, नंबर ऑफ रिंग्स प्लस नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स के इक्वल, नंबर ऑफ रिंग्स प्लस नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स के इक्वल। तो DU यहां पे कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, एक तो रिंग है और 3 क्या है, डबल बॉन्ड, तो DU कितना आएगा, 4 आ जाएगा। क्लियर है। तो बेंजीन के लिए DU कितना आएगा, 4। बेंजीन के लिए स्टूडेंट DU कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब इसको और कैसे कर सकते थे, देखो अगर मेरे पास बेंजीन है तो बेंजीन का फॉर्मूला लिख सकता हूँ, यहाँ पे एक हाइड्रोजन होता है, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन और यहाँ पे हाइड्रोजन। तो बेंजीन का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, C6H6। सभी को पता है बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है, C6H6। अब C6H6 फॉर्मूला पता चल गया, तो यहाँ पे हम DU कैसे निकाल लेंगे, DU कितना हो जाएगा, अभी निकाल के हटे हैं, 4। तो दोनों मेथड से हमारा आंसर क्या आ रहा है स्टूडेंट, सेम आ रहा है। क्लियर है। तो ये होता है हमारे पास सेकंड मेथड, जिसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, DU को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ आपके लिए, ठीक है, आपको ट्राई करना है और DU फाइंड आउट करने की कोशिश करनी है। देखो स्टूडेंट्स, मैंने आपके लिए 2 क्वेश्चन लिखे हैं, आपको एग्जाम में आएगा नेप्थलीन का DU फाइंड आउट करो। तो नेप्थलीन का स्ट्रक्चर तो मैंने अभी दे दिया, बट आपको डेफिनेटली पता होना चाहिए कि जब हम 2 बेंजीन रिंग को आपस में कनेक्ट कर देते हैं तो क्या बन जाता है, नेप्थलीन। अगर 3 को कनेक्ट कर देते हैं तो बन जाता है एंथ्रासीन। इनका DU फाइंड आउट करो, चलो करो ट्राई, वीडियो को पॉज करके। तो जिन भी स्टूडेंट्स का देखो 2 रिंग है प्लस 5 डबल बॉन्ड्स हैं, तो कितना DU आएगा, 2 + 5 स्टूडेंट 7। अब आप इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिख के भी सॉल्व कर सकते हो। अगर आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखोगे, हर एक कार्बन पे क्या आ जाएगा, आपको एक हाइड्रोजन देखने को मिलेगा, सॉरी हर एक कार्बन पे नहीं, सिर्फ ये वाले कार्बन पे, क्योंकि इस कार्बन के और इस कार्बन के तो ऑलरेडी 4 बॉन्ड्स बन रखे हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, C10H8। तो यहाँ से भी अगर आप DU फाइंड आउट करोगे, कॉरस्पॉन्डिंग अगर हमारे पास अल्केन होता तो फॉर्मूला क्या बनता, C10H22। कितने हाइड्रोजन की कमी है, 22 - 8 दैट इज 14। तो 14 का मतलब क्या हो जाएगा, 7। क्या आ जाएगा इसका DU। सिमिलरली स्टूडेंट इसका DU फाइंड आउट करो, 3 रिंग्स हैं प्लस 7 डबल बॉन्ड है, 3 + 7, तो इसका DU हमारे पास आ जाएगा 10। तो एंथ्रासीन का जो DU होता है स्टूडेंट वो आ जाएगा हमारे पास 10। नेक्स्ट देखो, ये 2 कंपाउंड सॉल्व करने हैं स्टूडेंट्स, आपको इसका DU कितना आएगा। देखो ट्रिपल बॉन्ड में 2 होता है, 2 4 5 6 7 8 9, तो इस कंपाउंड का जो DU आएगा स्टूडेंट्स वो आ जाएगा 9। क्लियर है, सभी ने सॉल्व कर लिया था इसको क्या, तो इस कंपाउंड का DU आएगा 9। और क्या भी है, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिख दो। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा, 1 2 3 4 6 कार्बन है और 4 नाइट्रोजन है, 6 कार्बन है 4 नाइट्रोजन है। जो आपको फॉर्मूला बताया था वो फॉर्मूला अप्लाई करके भी इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट देखो, इसका DU कितना आएगा, 1 2 3 4, ठीक है ना, एक रिंग है 2 रिंग है, प्लस 1 2 3 4, 4 क्या है, डबल बॉन्ड्स हैं, नहीं 4 नहीं है, 1 2 3 चौथा ये वाला, 5वां ये वाला, छठा ये वाला, तो 2 + 8, तो इस कंपाउंड का DU कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। आई थिंक सभी स्टूडेंट्स को DU का कैलकुलेशन आ चुका है, कैसे हम DU को कैलकुलेट करेंगे। चलो ये क्वेश्चन ट्राई करो, हेक्सेन का बताओ DU कितना आएगा। जिन भी स्टूडेंट का DU 0 आ गया वो करेक्ट है। हेप्टा 2,4 डाइन, ठीक है ना, 2 डबल बॉन्ड है, तो इसका DU कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, इसका DU बताओ स्टूडेंट्स,
देखो एक रिंग है, एक डबल बॉन्ड है, तो एक रिंग के लिए एक डी यू और एक डबल बॉन्ड के लिए, तो इसका डी यू भी हमारे पास कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। आई होप सभी ने क्वेश्चंस को करेक्टली सॉल्व किया होगा। नेक्स्ट देखो, इस कंपाउंड का आपको डी यू बताना है, ठीक है। वीडियो को पॉज करो स्टूडेंट्स, ट्राई करो कि इस कंपाउंड का हमारे पास डी यू कितना आएगा। आई होप आप लोगों ने ट्राई किया होगा। तो जिन भी स्टूडेंट्स का आंसर आया 8 वो एब्सोल्युटली करेक्ट है। देखो एक डी यू तो डबल बॉन्ड के कारण, दूसरा ये डबल बॉन्ड, तीसरा ये डबल बॉन्ड, चौथा ये डबल बॉन्ड, 4 तो हमारे पास डी यू आ गए डबल बॉन्ड के कारण। अब रिंग्स कितनी है, ये पहली रिंग होगी, ये सेकंड रिंग होगी, ये थर्ड रिंग होगी एंड ये होगी हमारे पास फोर्थ रिंग। क्लियर है, 4 रिंग है और 4 डबल बॉन्ड है, तो 4 + 4 कितना डी यू आ जाएगा स्टूडेंट, 8 आ जाएगा। तो अगर आपसे कोई भी क्वेश्चन बनता है रिलेटेड टू डी यू, अब आप सॉल्व कर सकते हो कि डी यू को हमने कैसे फाइंड आउट करना होता है। तो सिंपल सा है, अगर आपको फॉर्मूला गिवन है तो फॉर्मूला से ये वाला फॉर्मूला लगा के आप क्या कर सकते हो, डी यू फाइंड आउट। अगर आपको स्ट्रक्चर गिवन है तो आप नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स प्लस नंबर ऑफ रिंग्स से क्या कर सकते हो, डी यू को फाइंड आउट कर सकते हो। क्लियर है स्टूडेंट्स। तो आई होप आप लोग का जो डी यू वाला पार्ट है वो अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, तो आज के सेशन का जो हमारा पहला टॉपिक था, क्या हमने समझना था डी यू। ठीक है, डी यू क्या होता है ये हमने डन कर दिया। अब डी यू का कॉन्सेप्ट कहाँ पे काम आएगा हमें, कैलकुलेशन ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स में। ठीक है, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स को काउंट करने में हमारे पास क्या आएगा, डी यू का कॉन्सेप्ट आएगा। तो अभी हमने पढ़ा डी यू होता क्या है, अभी हम पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ डी यू। ठीक है, एप्लीकेशन कहाँ आएगा डी यू का, इन कैलकुलेशन ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, कि हमारे पास कितने स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बनेंगे उसकी कैलकुलेशन में हमें कौन हेल्प करेगा स्टूडेंट, डी यू हेल्प करेगा। नेक्स्ट देखो स्टूडेंट्स, जो हम कॉन्सेप्ट सीखेंगे नंबर ऑफ आइसोमर्स बनाने का, नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बनाने का। तो देखो बहुत ही इजी अप्रोच बताऊंगा मैं आपको, जिसकी हेल्प से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। क्लियर है स्टूडेंट्स। तो देखो सबसे पहला जो हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो होगा हमारे पास C5H12। C5H12 के हमारे पास कितने नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बनेंगे। तो जब भी स्ट्रक्चरल आइसोमर्स आ जाएं स्टूडेंट्स तो हमें डी यू फाइंड आउट करना है। सबसे पहले क्या फाइंड आउट करना है, डी यू। तो डी यू यहाँ पे कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। आप कैलकुलेट कर लेना, डी यू क्या आएगा, 0। मतलब इस कंपाउंड में ना तो कोई डबल बॉन्ड होगा, डबल बॉन्ड होगा नहीं होगा, क्या कोई रिंग होगी नहीं होगी, क्योंकि डी यू कितना है हमारे पास, 0 है। मतलब सारे ओपन चेन अल्केन होंगे। ओपन चेन क्या होंगे, अल्केन। अब कितने अल्केन पॉसिबल है वही हमने ड्रॉ करना है। तो जितने कार्बन है वहीं से स्टार्ट कर लो। 5 कार्बन का क्या पॉसिबल है, एक आइसोमर ही पॉसिबल है जिसमें 5 कार्बन मेन चेन में हो, 1 2 3 4 5। क्लियर है, जब मेन चेन में क्या होंगे, 5 कार्बन होंगे। ठीक है, अब मेन चेन में हम क्या ले रहे हैं, 4 कार्बन। मेन चेन में क्या ले रहे हैं स्टूडेंट्स, 4 कार्बन, 1 2 3 4। ठीक है, 4 कार्बन ले लिए मेन चेन में। अब एक हमें क्या बनानी पड़ेगी, ब्रांच, तभी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा। अब ब्रांच बनाने के लिए 2 ऑप्शन है, क्या मैं यहाँ पे ब्रांच बनाऊंगा, अगर यहाँ पे ब्रांच बना दूंगा फिर से 5 कार्बन हो जाएंगे, तो यहाँ पे तो ब्रांच नहीं बना सकते। मतलब टर्मिनल पे हम कभी भी ब्रांच नहीं बनाएंगे स्टूडेंट्स। तो इस केस में हम ब्रांच कहाँ पे बनाएंगे, यहाँ पे। ठीक है, एक पॉसिबिलिटी तो है एक ब्रांच। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है स्टूडेंट्स, कि मैं ब्रांच यहाँ पे लगा दूँ, बट ये और ये में कोई फ़र्क है नहीं है। तो 4 कार्बन में कितना बनेगा, यही बनेगा। और अब इसके बाद हम देखेंगे 3 कार्बन में। ठीक है, 3 कार्बन में क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, जब हमारे पास 3 कार्बन होंगे मेन चेन में, 1 2 3। ठीक है, 3 कार्बन ले ली मेन चेन में, एक कार्बन, ये सेकंड कार्बन और ये थर्ड कार्बन। अब 2 ब्रांच लगानी है तो ब्रांच तो हम बीच वाले पे ही लगा सकते हैं। क्लियर है, तो ये C5H12 के हमारे पास कितने आइसोमर्स पॉसिबल है स्टूडेंट्स, 3 आइसोमर्स पॉसिबल है। तो इसके हमारे पास कितने आइसोमर्स पॉसिबल है, 3 स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। तो आपसे पूछ सकता है C5H12 के नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, 3। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सपोज आपके पास आया C6H14, इसके आपको बताने हैं नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। ट्राई करो स्टूडेंट्स। देखो इस केस में डी यू कितना आ जाएगा, 0। मतलब सभी के सभी क्या होंगे, ओपन चेन वाले होंगे। तो सबसे पहले आपने 6 कार्बन वाले बनाने, 6 कार्बन वाले, 6 कार्बन वाले तो एक ही बनेगा, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, अब इसके बाद हमने जाना है 5 कार्बन वाले पे। ठीक, 5 कार्बन विद 1 ब्रांच, 1 2
3 4 5। ठीक है, देख लेंगे इसमें और क्या पॉसिबिलिटी बन रही है। ठीक है, 5 कार्बन वाले में एक ब्रांच लगानी है, तो टर्मिनल पे तो हम कभी ब्रांच लगाते नहीं है, तो एक पॉसिबिलिटी ब्रांच मैं 2 नंबर पे लगा दूं, और दूसरी पॉसिबिलिटी कि मैं ब्रांच कहाँ पे लगा दूं, 3 नंबर पे। ठीक है, तो आप नाम करके देख लो, इसका नाम आएगा एन हेक्सीन, सभी का नाम करके देखेंगे डिफरेंट आएगा। इसका नाम आ जाएगा 2 मिथाइल पेंटेन, इसका नाम क्या आएगा 2 मिथाइल पेंटेन, और इसका नाम आएगा हमारे पास 3 मिथाइल पेंटेन, इसका नाम क्या आ जाएगा 3 मिथाइल पेंटेन। अब अगर नेक्स्ट हम देखें 4 कार्बन में, ठीक है, 4 कार्बन में, 4 कार्बन में क्या पॉसिबिलिटी है, 1 2 3 4। अब 4 कार्बन है, 2 हम क्या लगा सकते हैं, ब्रांच लगा सकते हैं, 2 ब्रांच लगा सकते हैं, तभी 6 कार्बन होंगे ना। तो पहली पॉसिबिलिटी क्या है, दोनों ब्रांचेस मैं यहाँ पे लगा दूँ। क्लियर है स्टूडेंट्स। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि मैं दोनों ब्रांचें यहाँ पे लगा दूँ, बट ये और ये में कोई फर्क ही नहीं है। क्लियर है, तो दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, 2 ब्रांचें हैं, मैं एक इस पे लगा दूँ, एक इस पे लगा दूँ। क्लियर है, तो 4 कार्बन में हमारे पास कितनी पॉसिबिलिटीज़ हैं, 2। तो इसका नाम क्या बन जाएगा 2,2 डाईमिथाइल ब्यूटेन। देखो सबके नाम डिफरेंट आएंगे, और ये आपस में क्या होंगे, सारे आइसोमर्स होंगे, और इसका नाम हो जाएगा 2,3 डाईमिथाइल ब्यूटेन, इसका नाम क्या हो जाएगा 2,3 डाईमिथाइल ब्यूटेन। क्लियर है, क्या 4 कार्बन में आपको कोई और पॉसिबिलिटी लग रही है कि जिससे हम डिफरेंट आइसोमर बना पाएँ। हमने 2 ब्रांच लगाने हैं, ठीक है, यहाँ पे तो ब्रांच लगाएगी नहीं, चेन लेंथ बढ़ जाएगी, यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी होगी, यहाँ पे दोनों पहले वाले केस हो जाएगा। तो 4 कार्बन में और पॉसिबिलिटी नहीं है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं 3 कार्बन पे, 3 कार्बन होंगे मेन चेन में और 3 ब्रांच। क्या एक कार्बन के ऊपर 3 ब्रांच लगा सकते हैं ऐसे, तो कार्बन के कितने बॉन्ड बन जाएंगे, 5। तो यहाँ पे 3 कार्बन वाली कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। तो C6H14 के नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कितने बन जाएंगे स्टूडेंट्स, 5। तो आंसर क्या आ जाएगा इस क्वेश्चन के लिए हमारा 5। नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कितने बन जाएंगे C6H14 के लिए 5। अब नेक्स्ट देखो, आप लोगों ने करेक्टली सॉल्व करना है C7H16 के लिए नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कितने बनेंगे स्टूडेंट्स। ठीक, वीडियो को पॉज करो, ट्राई करो कि नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कितने बनेंगे C7H16 के लिए। ठीक है, आई होप आप लोगों ने ट्राई किया होगा ये क्वेश्चन। देखते हैं क्या आंसर है। तो जो भी स्टूडेंट्स का 9 आंसर है वो एब्सोल्युटली करेक्ट है। देखो पहली बार में नहीं बनते, प्रैक्टिस से बनते हैं। पहले हम 7 कार्बन रखेंगे मेन चेन में, तो 7 कार्बन वाले की तो एक ही पॉसिबिलिटी है, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, 7 कार्बन वाले में तो एक ही पॉसिबिलिटी होती है। अब दूसरी पॉसिबिलिटी है 6 कार्बन, 6 कार्बन में हम क्या लेंगे मेन चेन में, और एक क्या हो जाएगी हमारे पास, ब्रांच हो जाएगी। 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन मेन चेन में लिए, एक ब्रांच लगानी है। पहली पॉसिबिलिटी ब्रांच को हम यहाँ पे लगा दें, दूसरी 2 नंबर पे। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, ब्रांच को हम 3 नंबर पे लगा दें। क्लियर है स्टूडेंट्स, तो 2 ही पॉसिबिलिटीज़ हैं, या तो हम ब्रांच को कितने नंबर पे लगा दें, 2 पे लगा दें, या फिर क्या लगा दें, 3 पे लगा दें। ठीक है, अब अगर इसका नेम लिखें, हम नेम लिखें, तो पहले का नेम आ जाएगा एन हेप्टेन, पहले का नाम क्या आ जाएगा एन हेप्टेन, 7 कार्बन है। दूसरे का नाम आ जाएगा 2 मिथाइल हेक्सेन, और थर्ड वाले का नाम क्या आएगा 3 मिथाइल हेक्सेन, 3 मिथाइल हेक्सेन। क्लियर है, तो आगे आप अगर इधर लगाओगे तो वो केस रिपीट कर जाएगा। आप बना के देख लो, नेम करके देख लेना, रिपीट हो जाएगा। अब नेक्स्ट पॉसिबिलिटी क्या, हम 5 कार्बन ले लेंगे मेन चेन में और 2 क्या बनाएंगे, ब्रांचेस। 5 कार्बन लेंगे मेन चेन में और 2 क्या बना देंगे स्टूडेंट, ब्रांचेस। तो 5 कार्बन मैंने मेन चेन में ले लिए, 1 2 3 4 5। अब 2 ब्रांच लगानी है। पहली पॉसिबिलिटी क्या है, दोनों ब्रांचेस को यहाँ पे लगा दूँ। ठीक है, दूसरी पॉसिबिलिटी देखो स्टूडेंट्स ब्रांच लगाने की, ये मैंने 5 कार्बन ले लिए और इनको मैं 3 नंबर पे लगा दूँ। पहले मैंने 2 नंबर पे दोनों ब्रांचेस लगा दी, अब मैंने क्या लगा दी, 3 नंबर पे लगा दी। और क्या पॉसिबिलिटी है 2 ब्रांचेस को लगाने की। ठीक है, या तो मैं उसको 2 नंबर पे एंड 3 नंबर पे लगा दूँ। क्लियर है, 2 ब्रांचेस को। और एक और पॉसिबिलिटी भी है क्या स्टूडेंट्स, कि मैं उनको लगा दूँ 2 नंबर पे एंड 4 नंबर पे। आई थिंक यही 4 पॉसिबिलिटीज मुझे दिखाई दे रही हैं। किसके साथ, 5 कार्बन के साथ। क्या और भी पॉसिबिलिटी 2 ब्रांच लगाने की स्टूडेंट, हाँ 2 ब्रांच में ऐसा हो सकता है ना,
दो ब्रांच भी क्या हो सकती है, दो अलग अलग हो सकती हैं, या एक हमारे पास क्या पॉसिबिलिटी, ध्यान से समझना स्टूडेंट्स, ये वाला केस स्टूडेंट मिस कर सकते हैं। देखो 5 कार्बन मेन चेन में, 1 2 3 4 5, अब एक ब्रांच लगानी है, ठीक है, 2 कार्बन की, 2 कार्बन और ऐड करने हैं। अगर मैं यहाँ पे 2 कार्बन ऐड करूँगा स्टूडेंट, तो मेन कार्बन चेन लेंथ कितनी हो जाएगी, 1 2 3 4 5 6 कार्बन की। तो ये केस तो हम ऊपर कवर कर चुके हैं, ये वाला अगर आप ध्यान से देखो, 6 कार्बन वाला केस तो हम कवर कर चुके हैं। तो यहाँ पे हम कहाँ पे लगा सकते हैं इथाइल ग्रुप, सोचो आप लोग। देखो 5 कार्बन की मेन चेन, और अगर हम यहाँ पे इथाइल ग्रुप लगा दें स्टूडेंट्स यहाँ पे, तो ये भी हमारे पास क्या बनेगा, देखो 5 कार्बन ही बनेंगे मेन चेन में, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे जो 5 कार्बन में हमारे पास कितने केस बन गए, 1 2 3 4 5, ठीक है। आप करके देख लो, सबका क्या आएगा, डिफरेंट आएगा नाम। उसके बाद लास्ट केस है 4 कार्बन मेन चेन में और 3 क्या लगा दें इसके ऊपर, ब्रांचेस। तो 4 कार्बन मेन चेन में, 3 क्या लगा दें, ब्रांच लगा दें हम। तो ये देखो मैंने 4 कार्बन ले ली मेन चेन में, 1 2 3 4। अब मुझे 3 ब्रांचेस लगानी है। देखो टर्मिनल पे तो हम ब्रांच लगा नहीं सकते, इस कार्बन के ऊपर मैक्सिमम 2 ब्रांच लग सकती हैं, क्योंकि बाकी तो 2 बॉन्ड बन रखे हैं, और इस पर 1 लग सकती है। तो एक ही पॉसिबिलिटी है स्टूडेंट इसमें, ठीक है ना, 4 कार्बन वाले में एक ही पॉसिबिलिटी दिखाई दे रही है। तो टोटल पॉसिबिलिटीज़ कितनी बन रही है, एन हेप्टेन, 2 मिथाइल हेक्सेन, 3 मिथाइल हेक्सेन। इसका नाम बन जाएगा स्टूडेंट, मैं लिख देता हूँ आपके लिए, इसका नाम बन जाएगा 2,2 डाई मिथाइल पेंटेन। इसका नाम क्या बन जाएगा, 2,2 डाई मिथाइल पेंटेन। नेक्स्ट देखो हमारे पास इस कंपाउंड का नाम बन जाएगा 3,3 डाई मिथाइल पेंटेन। नेक्स्ट वाले का हमारे पास नाम बन जाएगा 2,3 डाई मिथाइल पेंटेन। नेक्स्ट वाले का नाम बन जाएगा 2,4 डाई मिथाइल पेंटेन, ठीक है। इसके नेक्स्ट वाले का नाम बन जाएगा 3 इथाइल पेंटेन, 3 इथाइल पेंटेन। और लास्ट जो हमने बनाया है इसका नाम बन जाएगा 2,2,3 ट्राई मिथाइल ब्यूटेन। क्लियर है स्टूडेंट्स। तो ये हमारे पास क्या बन जाएंगे, टोटल 9 आइसोमर्स बन जाएंगे किसके, C7H16 के। क्लियर है स्टूडेंट्स। तो इसका कोई ट्रिक नहीं है, ये आपको बना के देखने पड़ते हैं, ठीक है। अगर आपको डिफिकल्ट लग रहा है तो आप ये 3 केस तो याद कर लो, ठीक है। मोस्ट प्रॉब्ली आपके एग्जाम में C5H12 का पूछ सकता है, C6H14 का पूछ सकता है। अगर ज़्यादा इन डेप्थ गया तो आपसे पूछ सकता है C7H16 का। ये हमने क्या बनाया स्टूडेंट, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बनाए। थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, लॉजिकल होता है, मेहनत करनी पड़ती है इस टॉपिक में, ठीक है ना। बिकॉज अगर आपको स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बनाने हैं तो मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी। क्लियर है। चलो ये अभी तक मैंने जो केस लिए हैं इन सब में DU कितना था स्टूडेंट्स, 0 था, मतलब सभी अल्केन वाले केसेस लिए। अभी हम अल्कीन वाले केसेस को भी क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट देखो स्टूडेंट्स, जो हम पार्ट डिस्कस करेंगे अल्केन के अंदर, मैं 1-2 और चीज़ें बता देता हूँ, ठीक है। ऑल दो अल्केन्स का कोई फॉर्मूला नहीं होता, बट आपको इधर उधर इंटरनेट पे कुछ फार्मूलाज बन जाते हैं अल्केन के लिए स्पेशली। जो फार्मूलाज होते हैं सिर्फ अल्केन्स के लिए होते हैं, जब हमारे पास DU कितना होता है स्टूडेंट्स, 0 होता है। क्लियर है। तो कब फार्मूला लगता है, वो अल्केन्स के लिए लगता है। तो अगर हमारे पास टोटल कार्बन हमारे पास कार्बन 1 से लेके कार्बन 7 तक है, तभी ये फॉर्मूला लगेगा। तब जो नंबर ऑफ आइसोमर्स का फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स 2⁻n-4 + 1, ठीक है। ये फॉर्मूला कब लगेगा स्टूडेंट, इसकी वैलिडिटी देख लो। ये फॉर्मूला तभी लगेगा अगर हमारे पास कार्बन कितने हैं, 1 से लेके 7 तक है। क्लियर है। अब देखो अगर कार्बन 8 आ जाए तो इसके लिए सेम फॉर्मूला रहेगा 2⁻n-4, बट प्लस में क्या कर देंगे, 2 कर देंगे। और सिमिलरली कार्बन 9 आ जाए तो इसके लिए 2⁻n-4 + 3। तो कुछ नहीं है, उससे बेटर है कि हम बना के देख लें, ठीक है ना। अगर इस ट्रिक को मैं यूज़ करके सिखाऊं, जैसे अभी मैंने 7 कार्बन वाला क्वेश्चन सॉल्व किया था, तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7 हो जाएगी। n किसको रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ कार्बन एटम को। तो पुट करते वैल्यू 2⁻7 - 4 + 1, तो 2⁻3 + 1। तो यहाँ पे कितने आइसोमर्स आ जाएंगे स्टूडेंट्स, 9 आइसोमर्स आ जाएंगे। वही हमने बना के देखी थी, ठीक है। एक्चुअल कॉन्सेप्ट क्या है, हमें बना के देखने हैं, बाद में जो फॉर्मूला लगाना लगाते रहो,
ठीक है। कार्बन 8 के लिए क्या आ जाएगा, सॉल्व करो आप लोग। कार्बन 8 के लिए कितने आइसोमर्स आ जाएंगे स्टूडेंट्स? तो अगर हमारे पास ऑक्टेन दिया है, मतलब क्या फॉर्मूला दिया है, C8H18, तो इसके लिए कितने आइसोमर्स आ जाएंगे? तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा 2⁴ प्लस 2, तो यहाँ पे आ जाएगा 2⁴ प्लस 2, तो यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा 18। कितना आंसर आ जाएगा स्टूडेंट्स? 18 हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अगर C9H18 के लिए C9 हमारे पास H20 के लिए पूछ ली, C9H20 के लिए, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 2⁴ और यहाँ पे क्या ऐड करना है, +3, तो जो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी डेट इज 2⁵ प्लस 3, ठीक है। 2⁵ होता है 32, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा हमारे पास 35। तो मैक्सिमम 9 कार्बन तक आपसे पूछेगा, उसका मैंने आपको बता दिया कैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक, कार्बन 1 से लेके 7 तक तो ये ट्रिक लग जाएगी, ये वाली। उसके बाद कार्बन अगर 8 कार्बन है तो ये वाला, 9 कार्बन है तो ये वाला फार्मूला हमारे पास लग जाएगा। बट कंडीशन क्या है स्टूडेंट्स, ये फार्मूला लगेगा सिर्फ इन केस ऑफ अल्किन्स, इसलिए मैं कभी पढ़ाता नहीं हूँ जनरली, मैं ऑफलाइन क्लास में कभी फार्मूला बताता ही नहीं हूँ, बिकॉज स्टूडेंट्स के माइंड में छप जाता है कि हमने फार्मूला यूज़ करना है। एक्चुअल क्या है, हमें केस बना के ही देखना आना चाहिए कैसे हमारे पास नंबर ऑफ आइसोमर्स बनेंगे। बट इन केस ऑफ अल्केन्स आपको थोड़ा सा आइडिया रख सकते हो, ठीक है, कि ये फार्मूला की हेल्प से भी हम नंबर ऑफ आइसोमर्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मोस्ट प्रोबेबली जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा C6 वाला आ सकता है या फिर C7 वाला आ सकता है। तो उसकी ट्रिक क्या होती है वो मैंने आपको बता दी, जो एग्जैक्ट कॉन्सेप्ट होता है वो भी हमने क्या कर लिया, डिस्कस कर लिया। क्लियर है स्टूडेंट्स? चलो, अभी तक जो हमने केस किया है उन सभी में जो DU की वैल्यू थी वो कितनी थी, 1 थी, सॉरी DU 0 था। अब हम ऐसे केसेस को डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स जिनमें DU क्या होगा हमारे पास, ठीक है, 0 से बड़ा होगा। ठीक है, जैसे पहला ही केस ले रहा हूँ मैं, देखो पहला केस मैं टफ वाला मैं करवा देता हूँ, इजी वाला आपसे करवाऊंगा, ठीक है ना। जैसे सपोज करो मेरे पास कंपाउंड है C5H10। अब जो C5H10 है इसके नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हमें बताने हैं। क्या बताने हैं? नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। तो इस केस में हमने क्या बताना है, इसके नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। तो सबसे पहला काम क्या होना चाहिए स्टूडेंट्स हमारा, कि हमने इसका DU फाइंड आउट करना है। तो DU अगर आप फाइंड आउट करने चलोगे तो DU आ जाएगा हमारे पास 1, कैलकुलेट कर लिया होगा सभी ने। अब DU 1 आने का मतलब क्या है, या तो जो कंपाउंड होगा उसमें एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो सकता है, ठीक है, या फिर हमारे पास क्या प्रेजेंट हो सकता है स्टूडेंट्स, इसके अंदर एक रिंग प्रेजेंट हो सकती है, या तो डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा या फिर रिंग कंपाउंड होगा, तभी DU 1 आ सकता है ना। अब देखो हम पहले असाइक्लिक कंपाउंड्स बना लेते हैं। असाइक्लिक मतलब ओपन चेन वाले जिसमें कोई भी रिंग नहीं होगी, तो उसमें हमारे पास क्या होगा, हमने क्या रखना है, एक डबल बॉन्ड रखना है, एक डबल बॉन्ड। तो पहली पॉसिबिलिटी क्या है, हम 5 कार्बन से स्टार्ट करते हैं। 5 कार्बन से क्या पॉसिबिलिटी है, 1 2 3 4 5, मेन चेन में 5 कार्बन ले लिए, डबल बॉन्ड रखना है एक। डबल बॉन्ड या तो मैं इस वाली पोजीशन पर रख सकता हूँ, सेकंड पॉसिबिलिटी क्या है, डबल बॉन्ड मैं इस वाली पोजीशन पर रख सकता हूँ, मतलब या तो 1 नंबर पर रख सकता हूँ या फिर 2 नंबर पे। तो ये दोनों आपस में क्या बनेंगे, डिफरेंट पोजीशन आइसोमर्स बन जाएंगे। इसका नाम क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, पेंट 1 इन, और इसका नाम हो जाएगा हमारे पास पेंट 2 इन। क्लियर स्टूडेंट्स? उसके बाद देखो नेक्स्ट जो पार्ट है हमारे पास, अब हम चलते हैं 4 कार्बन के ऊपर। 4 कार्बन में क्या पॉसिबिलिटी है, 1 2 3 4, 4 कार्बन का हमने क्या ले लिया, मेन चेन। अब इसके बाद एक तो हमने लगानी है ब्रांच, ठीक है, ब्रांच यहाँ पे लगा दो या यहाँ पे लगा दो, एक ही बात है, ठीक है, एक ब्रांच तो फिक्स हो गया, 4 कार्बन के साथ एक ब्रांच। अब इसके बाद हमने लगाना है डबल बॉन्ड, या तो हम डबल बॉन्ड यहाँ पे लगा सकते हैं। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि जिस पोजीशन के ऊपर हमने मिथाइल लगाया वहीं पे क्या लगा दें, डबल बॉन्ड। और थर्ड पॉसिबिलिटी क्या है हमारे पास, कि हम डबल बॉन्ड को बीच में लगा दें और मिथाइल को एज इट इज रहने दें। तो ये 3 पॉसिबिलिटीज़ हैं जिसमें हम 4 कार्बन के साथ क्या लगा सकते हैं, एक ब्रांच को लगा सकते हैं। अब 3 कार्बन पे आए, 3 कार्बन में क्या होगा, 1 2 3, 2 ब्रांच लगाने हैं, लगा दिए। क्या डबल बॉन्ड, क्या ये पॉसिबल होगा, कार्बन के बॉन्ड ही बहुत ज़्यादा बन जाएंगे। तो हमारे पास कितने आइसोमर्स बनेंगे, असाइक्लिक के अंदर टोटल 5 आइसोमर्स बन जाएंगे, जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा, C5H10। आप कैलकुलेट करके देख लो, एक डबल बॉन्ड आ रहा है, DU 1 है,
तो फॉर्मूला ऑटोमेटिकली इनका क्या आ जाएगा, C5H10। नाम करो इसका 1 2 3 4, तो इसका नाम आ जाएगा 3 मिथाइल ब्यूट 1 इन। इसका नाम क्या आ जाएगा, 3 मिथाइल ब्यूट 1 इन। इसका नाम क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, 2 मिथाइल ब्यूट 1 इन, 2 मिथाइल ब्यूट 1 इन। नेक्स्ट वाले इसका नाम क्या आ जाएगा, 1 2 3 4, 2 मिथाइल ब्यूट 2 इन। आई होप सभी को नॉमेनक्लेचर इतना तो आता होगा। तो ये सभी के नाम डिफरेंट आ रहे हैं, इट मीन्स दे आर आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। क्लियर है। अब देखो ये तो 5 हमारे पास असाइक्लिक बन गई, ठीक, क्योंकि एक डबल बॉन्ड जिनमें प्रेजेंट होगा तभी DU1 आएगा ना। अब दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि हम रिंग वाले कंपाउंड्स बना लें। तो रिंग वाले कंपाउंड्स में क्या क्या पॉसिबिलिटी है, पहले तो हम 5 कार्बन की रिंग बना दें, तो इसका फॉर्मूला लिख के देखना आप क्या आएगा, C5H10। अब 4 कार्बन की एक रिंग बना दें, उसमें एक क्या लग जाएगी, ब्रांच, तो ब्रांच कहीं भी लगा दो, क्या हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा। अब कुछ स्टूडेंट के माइंड में चलेगा सर ऐसे करो एक डबल बॉन्ड भी लगा दो। अगर हम रिंग और डबल बॉन्ड लगा देंगे तो DU चेंज हो जाएगा, DU चेंज हो जाएगा तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। इसलिए डबल बॉन्ड लगाने की गलती नहीं करनी, या तो एक डबल बॉन्ड लगाओ या फिर एक रिंग, दोनों इक्विवेलेंट है। अब 3 कार्बन में स्टूडेंट सोचो क्या क्या पॉसिबिलिटी है, 3 मेंबर रिंग है, 2 ब्रांच लगानी पड़ेगी, 3 कार्बन है तो 2 ब्रांचेस होंगी, ठीक है ना। 5 कार्बन में तो कोई ब्रांच नहीं, 4 कार्बन में 5 कार्बन करने के लिए एक ब्रांच, 3 कार्बन में 2 ब्रांच, या तो मैं एक ही कार्बन पे 2 ब्रांच लगा दूं। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, ठीक है, मैं तो अलग अलग कार्बन पे 2 ब्रांच लगा दूं। और थर्ड पॉसिबिलिटी क्या है, 3 मेंबर रिंग के ऊपर क्या लगा दूं मैं, इथाइल एस ब्रांच। तो इन सभी का भी हमारे पास क्या होगा, जो फॉर्मूला होगा वो C5H10। तो कितने आइसोमर्स बन गए, टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ऑफ, टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ऑफ C5H10। तो आंसर कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास इसका, ठीक है, टोटल नंबर में 10 आ जाएगा। अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया टोटल नंबर ऑफ असाइक्लिक, मतलब जिनमें साइक्लिक रिंग नहीं है, उन तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 5। अगर साइक्लिक पूछ लिया तब भी कितना आ जाएगा, 5। अगर टोटल पूछ लिया तो आ जाएगा 10। क्लियर है। अब इनका नाम भी कर देते हैं आपके लिए। अगर हम इसका नाम करें पहले वाले का, तो इसका नाम हो जाएगा साइक्लोपेंटेन। इसका नाम क्या हो जाएगा, साइक्लोपेंटेन। इसका नाम हो जाएगा 1 मिथाइल साइक्लोब्यूटेन। इसका नाम हो जाएगा 1 मिथाइल साइक्लोब्यूटेन। नेक्स्ट वाले का नाम हो जाएगा 1,1 डाई मिथाइल साइक्लोप्रोपेन। 1,1 डाई मिथाइल साइक्लोप्रोपेन। इसका नाम हो जाएगा 1,2 डाई मिथाइल साइक्लोप्रोपेन। इसका नाम हो जाएगा 1 इथाइल साइक्लोप्रोपेन। 1 इथाइल साइक्लोप्रोपेन, 1 इथाइल साइक्लोप्रोपेन। इसका नाम हो जाएगा 1,2 डाई मिथाइल साइक्लोप्रोपेन। क्लियर है। तो C5H10 के हमारे पास कितने आइसोमर्स बन जाएंगे स्टूडेंट्स, 10 बन जाएंगे। आई होप आप लोग को ये क्वेश्चन क्लियर हो चुका होगा। थोड़ा सा है डिफिकल्ट पार्ट है, बट जो क्वेश्चन करवा रहा हूँ क्लास में एटलीस्ट वो तो आपको प्रॉपर वे में आने चाहिए। जो क्वेश्चन क्लास में कर रहे हैं इन्हीं में से आपको कोई क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट देखो स्टूडेंट्स, अभी एक डिफिकल्ट वाला क्वेश्चन मैंने कर दिया, इजी वाला क्वेश्चन आप लोग करो। आपको कंपाउंड दिया है C4H8, तो इसके टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स बनाने हैं, टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। ठीक है, इसके टोटल कितने स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हमारे पास बनेंगे। करिए ट्राई वीडियो को पॉज करके। चलो आप लोगों ने ट्राई किया होगा। देखो इस क्वेश्चन को अगर हम सॉल्व करने चलेंगे तो हमारा जो DU आएगा वो कितना आ जाएगा, 0। DU कितना आ जाएगा, 0, बिकॉज सॉरी मिस्टेक कर गया। DU कितना आएगा, 1। तो DU1 का मतलब क्या है, या तो एक हमारे पास क्या हो सकता है, डबल बॉन्ड, या फिर सेकंड पॉसिबिलिटी क्या है कि हमारे क्या प्रेजेंट होगा, एक रिंग। या तो एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा या फिर एक रिंग क्या होगी, प्रेजेंट होगी। अब पहले हम असाइक्लिक वाले बना लेते हैं, असाइक्लिक वाले। तो असाइक्लिक वाले बनाएंगे तो 4 कार्बन को पहले ले लेते हैं। 4 कार्बन मेन चेन में 1 2 3 4, और एक हमारे पास क्या लग जाएगा, डबल बॉन्ड। सेकंड पॉसिबिलिटी क्या है, 4 कार्बन में हम डबल बॉन्ड यहाँ पे लगा दें तो ये 2 आइसोमर्स बन जाएंगे। अब 3 कार्बन में क्या पॉसिबिलिटी है,
3 कार्बन हमने ले ली मेन चेन में, ठीक है, एक तो डबल बॉन्ड लगेगा ही। अब हमने क्या लगानी है, एक ब्रांच लगानी है स्टूडेंट्स। तो एक ब्रांच कहाँ पे लगेगी, ठीक है, यहाँ पे तो लगाऊंगा तो कार्बन चेन लेंथ बढ़ जाएगी। तो एक ब्रांच यहाँ पे पॉसिबल है, क्या पॉसिबल है, बिल्कुल है। तो ये हमारे पास क्या बन सकता है, फॉर्मूला बन सकता है। अब इसके बाद नेक्स्ट देखो, क्या 2 कार्बन है, 2 कार्बन में कोई पॉसिबिलिटी नहीं बनेगी, क्योंकि 2 कार्बन में अगर हमने यहाँ पे डबल बॉन्ड बना दिया तो 2 ब्रांच लगाएंगे कहाँ पे, नहीं लगा सकते। तो 2 कार्बन में कोई पॉसिबिलिटी नहीं बनेगी। अब अगर हम बात करें साइक्लिक वाले, साइक्लिक, ये तो हमने असाइक्लिक बना दी, साइक्लिक 4 कार्बन की एक रिंग बना सकते हैं, या फिर 3 कार्बन की एक रिंग जिसमें क्या हो जाएगा, एक ब्रांच। इसके अलावा हमारे पास कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं बनेगा। इन सभी का आपके पास जो डी आएगा वो कितना आ जाएगा, इन सब का जो डी होगा आपके पास वो हो जाएगा 1, एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, C4H8। तो टोटल कितने स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हैं, टोटल पॉसिबल स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास 5, ठीक है। टोटल पॉसिबल स्ट्रक्चरल आइसोमर्स का आंसर क्या आ जाएगा, 5। आई होप आप लोग को ये वाला क्वेश्चन भी क्लियर हो चुका होगा, कैसे हम, ठीक है, C4H8 के अंदर टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट देखो स्टूडेंट्स, जो हम पार्ट डिस्कस करेंगे, थोड़ी सी मैं आपको शॉर्ट ट्रिक्स बताऊंगा, ठीक है। शॉर्ट ट्रिक्स नहीं है, वैसे तो कॉन्सेप्ट ही है वो, बट शॉर्ट ट्रिक की हेल्प से मैं आपको नंबर ऑफ आइसोमर्स कैलकुलेट करना सिखाऊंगा, ठीक है, शॉर्ट ट्रिक की हेल्प से, ठीक है। शॉर्ट ट्रिक में पहले कॉन्सेप्ट बताऊंगा, ठीक है। तो अगर हम रेडिकल्स की बात करें, रेडिकल क्या होता है स्टूडेंट, ब्रांच को ही हम रेडिकल बोल देते हैं। जैसे अगर मेरे पास CH4 है, मीथेन है, अगर इसमें से मैं एक हाइड्रोजन हटा दूं तो इसको हम बोलते हैं क्या, मिथाइल रेडिकल। एक हाइड्रोजन हटाने पे क्या बन जाता है, मिथाइल रेडिकल बन जाता है, सभी को पता है। अब अगर CH3 के साथ कोई भी ग्रुप आके अटैच हो जाए, CH3OH, CH3Cl, क्या इसको हम किसी और वे में लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते। तो जब भी CH3 रेडिकल आएगा और उसके साथ कोई ग्रुप अटैच होगा, CH3 के साथ कोई ग्रुप, तो उसको लिखने के कितने वेज हैं स्टूडेंट्स, ऑलवेज एक वे है। अब अगर हमारे पास क्या हो जाएगा, सपोज करो इथेन है, इथेन में से मैंने एक हाइड्रोजन निकाला तो क्या बन जाएगा, CH3CH2 रेडिकल। अब इसमें कोई ग्रुप लगा दिया मैंने, सपोज करो, क्या इसको हम और वे से लिख सकते हैं क्या, CH3CH2OH, इसको कहीं और वे से लिख ही नहीं सकते, ठीक है, एक ही वे होगा इसको लिखने का। तो अगर हमारे पास इथाइल ग्रुप आ जाए तब भी हम कितने वे से लिख सकते हैं कंपाउंड को, एक वे से। थर्ड देखो हमारे पास, अगर मेरे पास आ जाए CH3CH2 ठीक है, प्रोपेन, तो इसका रेडिकल क्या बन जाएगा, CH3CH2 रेडिकल, समझ आया। अब यहाँ पे मैंने क्या लगा दिया, CH3CH2CH2OH। एक तो कंपाउंड को इस वे में लिखा जा सकता है जिसमें 3 कार्बन की क्या हो जाएगी, मेन चेन। अब दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है इसमें, दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि मैं एक कार्बन, 2 कार्बन मेन चेन में ले लूँ और एक को क्या बना दूँ, ब्रांच। तो अब ध्यान से देखो, 3 कार्बन में हमारे पास 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं, 3 कार्बन में 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं, ठीक है ना। तो इसमें हमारे पास देखो, एक तो ये वाला कंपाउंड बन गया, इसको हम क्या बोलते हैं, ठीक है, प्रोपेन 1 ओल। अब इसका नाम क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, देखो इसमें एक कार्बन के ऊपर 2 मिथाइल है तो आइसो वर्ड यूज करेंगे, 3 कार्बन टोटल, प्रोपाइल, तो इसका नाम हो जाएगा आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। मतलब कहीं भी हमारे पास C3, इसका देखो C3 और H कितना 7, C3H7 रेडिकल आ जाए तो उसकी नंबर ऑफ आइसोमर्स कितने बनेंगे, 3 बनेंगे। क्लियर है स्टूडेंट्स, तो नंबर ऑफ आइसोमर्स कितने बनेंगे, 3 बनेंगे। अगर हमारे पास कहीं पे भी C4H9 रेडिकल आ जाए, मतलब कुछ नहीं किया हमने, ब्यूटेन से क्या किया, ये ब्यूटेन है, ब्यूटेन से एक हाइड्रोजन को रिमूव किया तो क्या बन जाएगा, ये वाला रेडिकल बन जाएगा, ठीक है, ये वाला क्या बन जाएगा हमारे पास, रेडिकल बन जाएगा। अब इसको कितने पॉसिबिलिटी से लिख सकते हैं, ठीक है, एक तो पॉसिबिलिटी क्या है कि चारों कार्बन को हम स्टेट चेन में लिख लें। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है स्टूडेंट्स, 3 कार्बन को हम मेन चेन में ले लें, 3 कार्बन को क्या ले लें, मेन चेन में, और एक को क्या बना दें, ब्रांच।
ठीक है, एक को क्या बना दें हम यहाँ पे ब्रांच, तो इस वे से तो लिखा जा सकता है, ऊपर वाले का नाम क्या आ जाएगा एन ब्यूटाइल, ठीक है ना, एन मतलब 4 कार्बन है एन ब्यूटाइल, इसको क्या यूज करेंगे हम आइसो ब्यूटाइल। और क्या पॉसिबिलिटी है स्टूडेंट्स सोचो, और इसमें क्या पॉसिबिलिटी होगी, जैसे देखो CH3 CH यहाँ पे मैंने क्या लगा दिया CH3 लगा दिया, तो इसका डिफरेंट नाम है, आप ऐसे करो OH रख लो, ठीक है, इनके साथ क्या रख लो OH रख लो, ठीक है, आपको C4H9 OH के क्या बनाने हैं पॉसिबल आइसोमर्स बनाने हैं, क्या बनाने हैं पॉसिबल आइसोमर्स, ठीक है, इसके आपको क्या बनाना है पॉसिबल आइसोमर्स बनाने हैं, किसके C4H9OH के। तो देखो पहली पॉसिबिलिटी क्या, चारों कार्बन को आपने स्टेट चेन में लगाया और यहाँ पे OH लगा दिया। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि आपने जो एक मिथाइल है उसको एज ब्रांच लिख लिया, ठीक है ना, 3 कार्बन की मेन चेन और एक ब्रांच। अब एक और पॉसिबिलिटी क्या है कि आपने कार्बन चेन 3 ही रखी है, सॉरी 4 ही रखी है, 1 2 3 4, बट जो OH है उसको कितने नंबर पे लगा दिया 2 नंबर पे। और एक लास्ट पॉसिबिलिटी जो स्टूडेंट पॉसिबल है वो है CH3OH, मतलब आपने 3 कार्बन मेन चेन में ले लिए और 2 पे क्या लगा दिया OH एंड मिथाइल। आप नाम करके देखो सिंपल, ठीक है, सीधा आपको ट्रिक बताऊंगा, अभी कंफ्यूजन हो रहा होगा आपको बट थोड़ी देर में सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो इसका नाम आ जाएगा ब्यूटेन 1 ओल, इसका नाम बन जाएगा 1 2 3 2 मिथाइल 2 मिथाइल प्रोपेन 1 ओल। नेक्स्ट वाले का नाम आ जाएगा 1 2 3 4 ब्यूटेन 2 ओल। नेक्स्ट वाले का नाम आ जाएगा 1 2 3, ठीक है, 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ओल, ठीक है, इसका नाम क्या आ जाएगा 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ओल। तो ये 4 आइसोमर्स बन जाएंगे। तो आपके पास कभी भी जैसे C4H9 आ जाए, कहीं पे भी C4H9 आ जाए, तो इसको हम कितने वे से लिख सकते हैं स्टूडेंट्स 4 वे से लिख सकते हैं। कितने वे से लिख सकते हैं 4 वे से। 4 वेज क्या हो सकते हैं वो मैंने आपको लिख के बता दिए। तो आपने डायरेक्ट कहीं पे भी C4H9 आ जाए उसके साथ कोई ग्रुप लगाओ, तो आपने डायरेक्ट आंसर टिक कितना कर देना है कि हमारे पास कितने पॉसिबल आइसोमर्स होंगे 4 पॉसिबल आइसोमर्स होंगे। अब सीधा C5 के लिए मैं बनवा नहीं रहा, तो C5H11 के लिए, ठीक है, जो आपको याद कर लेना नंबर वो होगा 8। तो इन द एंड आपको याद क्या करना है, ठीक है, पॉइंट्स टू रिमेंबर। देखो ये टॉपिक कोई नहीं पढ़ाता बट आप लोग को डिटेल में आना चाहिए इसको, ठीक है। अगर CH3 रेडिकल है तो इसके कितने पॉसिबल आइसोमर्स होंगे 1। अगर हमारे पास इथाइल लगा हुआ कहीं पे भी तो कितने होंगे 1। अगर हमारे पास प्रोपाइल लगा हुआ है तो इसके होंगे 2। अगर हमारे पास ब्यूटाइल ग्रुप लगा हुआ है कहीं पे भी C4H9 तो इसके पॉसिबल कितने हो जाएंगे, इसके पॉसिबल हो जाएंगे 4। और अगर पेंटाइल लगा हुआ है तो इसके कितने पॉसिबल हो जाएंगे स्टूडेंट्स 8, ठीक है ना। अब इसको यूज़ कैसे करना है वो मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। ट्रिक हम पूरी तरह से सीख चुके हैं, ठीक है। ये क्या है ट्रिक कब लगानी है, जब भी आपके पास कोई रेडिकल आ जाए, मतलब इस तरह का जो ब्रांच है वो आ जाए, ठीक है ना। अब इसको अप्लाई कैसे करना है वो पूछना है। देखो अगर हमारे पास टर्मिनल ग्रुप्स हैं, ये टर्मिनल ग्रुप्स मतलब जो मैंने आपको बताया ना था मोनोवेलेंट ग्रुप्स, क्या है मोनोवेलेंट ग्रुप्स, जो सिर्फ एक साइड से ही कार्बन चेन के साथ अटैच होते हैं, मोनोवेलेंट ग्रुप्स। तो उस केस में क्या करना है आपने, जैसे आपसे पूछा गया आइसोमर्स बताओ C4H9Cl, तो आपको पता है Cl एक साइड से ही तो कार्बन के साथ जुड़ता है, पता है ना सभी को। तो आपका डायरेक्ट आंसर कितना आ जाएगा 4। डायरेक्ट आंसर कितना आ जाएगा 4। आपसे पूछ लिया C5H11OH, इसके नंबर ऑफ आइसोमर्स बताओ। C5H11OH नंबर ऑफ अल्कोहल्स कितने होंगे, नंबर ऑफ अल्कोहल्स, ठीक है। या फिर आपको ऐसे पूछ लेगा C5H12O, इसके नंबर ऑफ अल्कोहल्स कितने पॉसिबल होंगे, नंबर ऑफ पॉसिबल अल्कोहल। तो आपने कैसे सॉल्व करना है स्टूडेंट इस क्वेश्चन को, देखो C5H11OH रख सकता हूँ मैं। अब C5H11 के लिए हमें ट्रिक पता ही है कि इसको कितने वे से लिख सकते हैं हम 8 वे से।
तो इसके कितने आइसोमर्स हो जाएंगे? 8 आइसोमर्स क्या होंगे पॉसिबल। कितने आइसोमर्स पॉसिबल होंगे? 8 आइसोमर्स क्या होंगे हमारे पास पॉसिबल होंगे। क्लियर है। अब थर्ड क्वेश्चन देखो, अगर आपसे पूछ लिया गया C5H, जैसे सोचो C5H11Cl, नंबर ऑफ पॉसिबल आइसोमर्स, तो डायरेक्ट हमारा आंसर कितना आ जाएगा 8। ये डायरेक्ट कितना आंसर आ जाएगा 8। क्लियर है स्टूडेंट्स। तो इस टाइप से हम क्वेश्चन को क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। बट ये ट्रिक लगानी कब है? जब हमारे पास क्या आएगा मोनोवेलेंट ग्रुप, जैसे Cl हो गया, OH हो गया। अब इसको थोड़ा सा हम एक स्टेप और बढ़ते हैं आगे। जैसे आपके पास क्वेश्चन आया एग्जाम में क्वेश्चन आया फाइंड टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स ऑफ, फाइंड टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स ऑफ C5H12O। तो सबसे पहले आपके माइंड में क्या आना चाहिए कि हमारे पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या दिया C5H12O। तो सबसे पहले आपने फाइंड आउट करना है DU। तो DU कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स? 0 आ जाएगा। आप कैलकुलेट कर लेना, DU कितना आ जाएगा 0। मतलब ऐसा कोई फंक्शन ग्रुप होगा जिसमें एक ऑक्सीजन प्रेजेंट है, ठीक है। एक ऑक्सीजन कौन कौन से फंक्शन ग्रुप में प्रेजेंट होती है? एल्डिहाइड्स में प्रेजेंट होता है एक ऑक्सीजन, कीटोन्स में भी एक ऑक्सीजन होता है स्टूडेंट्स, पता है ना आपको। तो या तो हमारे पास एल्डिहाइड हो सकता है, कीटोन हो सकता है, या फिर अल्कोहल हो सकता है, या फिर हमारे पास क्या हो सकता है ईथर। तो इन सभी फंक्शन ग्रुप्स में हमारे पास क्या होता है एक ऑक्सीजन प्रेजेंट हो सकता है। बट C5H12O किनका फॉर्मूला हो सकता है स्टूडेंट? आप लोग सोच के बताओ लॉजिकली। C5H12O क्या एल्डिहाइड कीटोन का फॉर्मूला हो सकता है? नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? देखो इनके लिए तो DU 1 आएगा ही, एल्डिहाइड एंड कीटोन के लिए DU कितना आएगा 1 आएगा, बिकॉज इनमें क्या प्रेजेंट होता है डबल बॉन्ड। बट हमारे कंपाउंड में DU कितना आया 0। इट मीन्स एल्डिहाइड एंड कीटोन नहीं हो सकते। तो पॉसिबल क्या होंगे? या तो अल्कोहल्स का फॉर्मूला है या फिर ईथर्स का क्या है फॉर्मूला है। तो अब हमें आइडिया हो चुका है कि या तो C5H12O क्या हो सकते हैं, अल्कोहल्स का ही फंक्शन ग्रुप हो सकता है, अल्कोहल्स का भी हो सकता है, या फिर हमारे पास हो सकते हैं स्टूडेंट्स इसके ईथर्स, ठीक है। या तो हो सकता है अल्कोहल या हो सकते हैं ईथर्स। अगर अल्कोहल होगा तो पैटर्न क्या बनेगा C5H11OH, क्योंकि अल्कोहल्स में क्या होता है OH होता है। क्लियर है स्टूडेंट्स। तो अब देखो अब कितने अल्कोहल पॉसिबल हैं आप लोग डायरेक्टली बता सकते हो कि टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स बताने हैं उसमें से कितने अल्कोहल्स होंगे। तो क्लियर कट आपका आंसर आ जाएगा 8 क्या होंगे अल्कोहल हो जाएंगे। क्लियर कट हमारा आंसर क्या आ जाएगा 8 क्या हो जाएंगे अल्कोहल हो जाएंगे। कैसे? बाय ट्रिक, ठीक है। आंसर क्या आ जाएगा डायरेक्टली बाय ट्रिक आ जाएगा। बट ईथर्स देखो, ठीक है। अब ईथर्स भी तो पॉसिबल हो सकते हैं ना C5H12O के। क्यों? अब देखो मेरे पास जैसे ये अल्कोहल है CH3CH2OH और सेम ईथर है। अब दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखो क्या बन रहा है C2H6O। तो इसको इन जनरल हम ऐसे लिख सकते हैं CnH2n+2O। तो ये हमारे पास क्या होता है जर्नल फॉर्मूला होता है किनका ईथर्स एंड अल्कोहल्स का। तो ये हमारे पास क्या होता है जर्नल फॉर्मूला ऑफ ईथर्स एंड अल्कोहल्स, ईथर्स एंड अल्कोहल्स। तो जितने कार्बन एटम होंगे उससे डबल हाइड्रोजन O। तो यही तो फॉर्मूला होता है ईथर्स एंड अल्कोहल्स का। तो अब हमारे पास जो ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है इसमें ईथर्स भी हो सकते हैं अल्कोहल भी। अल्कोहल का नंबर तो पता चल गया, बट ईथर का कैसे फाइंड आउट करें स्टूडेंट्स? अब दिक्कत कहाँ पे आएगी आपको ईथर्स में। अब ईथर के लिए भी ट्रिक बता दूं। देखो ईथर में एक फिक्स चीज़ होती है कि हमारे पास R होगा, बीच में ऑक्सीजन, फिर क्या होगा R। मतलब बाईवेलेंट ग्रुप होता है। क्या होता है बाईवेलेंट ग्रुप। दोनों तरफ क्या हो सकता है R चेंज हो सकता है, दोनों तरफ R क्या हो सकता है चेंज। इसमें एक साइड R फिक्स था C5H11 तो हमने डायरेक्ट ट्रिक लगा दी। बट इसमें दोनों तरफ क्या हो सकता है R चेंज। तो देखो ईथर होने के लिए एक साइड क्या है, ईथर होने के लिए एक साइड तो COCH3 फिक्स है, ठीक है। एक तरफ क्या होगा ऑक्सीजन के साइड में CH3 तो फिक्स है मिनिमम क्राइटेरिया। अब बाकी क्या बच जाएगा ये बाकी सोचो आप, बाकी क्या बच जाएगा हमारे पास C5H12O फिक्स है, हमने एक कार्बन तो रख लिया इधर, तो बाकी क्या बच जाएंगे 4 कार्बन, तो बाकी बच जाएगा C4H9। क्लियर हुआ स्टूडेंट्स। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा ईथर। अब इसको कितने वे से लिख सकते हैं हम,
C4 को हम लिख सकते हैं टोटल 4 वेज के अंदर। C4 वाले को कितने लिख सकते हैं 4 वेज के अंदर। CH3 को कितने वेज लिख सकते हैं जस्ट एक वे से। तो टोटल कितनी पॉसिबिलिटी हो जाएंगी, तो 4 पॉसिबिलिटीज हो जाएंगी। तो इस फॉर्मूले को हम 4 वेज के अंदर लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं वो मैंने आपको यहीं पे समझाया था, ये वाला। ठीक है, 4 वेज से ऐसे लिख सकते हैं C4H9 को। अब देखो नेक्स्ट पॉसिबिलिटी क्या है, इस साइड अगर मैं ऑक्सीजन के इधर C2H5 कर दूं, ऐसा भी तो हो सकता है ना, ईथर के लिए इधर C2H5 मतलब इथाइल ग्रुप आ जाए, तो इधर क्या आ जाएगा हमारे पास C3H7, 5 कार्बन है, 2 इधर यूज कर लिए, 3 इधर आएंगे। अब C3H7 को कितने वेज से लिख सकता हूँ स्टूडेंट्स, 2 वेज में से, अभी बताया था। C2H5 को कितने वेज से लिख सकता हूँ, 1 वेज से। तो टोटल कितनी पॉसिबिलिटीज हैं, 2 वेज। क्लियर है। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या इधर मैं C3H5 कर दूं, इधर क्या आ जाएगा C2H5, तो वो तो आइडेंटिकल केस हो जाएगा। मतलब अगर इधर C3H7 रख दूं तो इधर क्या आ जाएगा C2H5, वो तो आइडेंटिकल हो जाएगा। मतलब कितने ईथर्स बन जाएंगे, ईथर्स बन जाएंगे हमारे पास टोटल 6। तो 8 हमारे पास क्या हो सकते हैं इस कंपाउंड के, अल्कोहल। 6 क्या हो सकते हैं ईथर। तो टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स कितने बन जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स बन जाएंगे 14। टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स कितने बन जाएंगे 14। देखो स्टूडेंट थोड़ा डिफिकल्ट पार्ट है, हर किसी को समझ नहीं आता, ठीक है ना। बट जैसे ही हम क्वेश्चन और प्रैक्टिस करेंगे तब आपको क्लैरिटी हो जाएगी। जो क्वेश्चन सिर्फ क्लास में करवा रहा हूँ अगर आप वही कर लेते हो दैट इज़ मोर देन सफिशिएंट। कि आपको डायरेक्टली इन्हीं नोट में से जो क्वेश्चन करवा रहा हूँ क्लास में, इन्हीं में से आपको डायरेक्टली एग्जाम के अंदर कोई क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। ऑल दो टॉपिक डिफिकल्ट है, जो कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स का, ठीक है, इजी सबको समझ नहीं आता। बट अगर आपको समझ आ रहा है थोड़ा बहुत भी, अगर थोड़ी बहुत आप प्रैक्टिस करते हो तो डेफिनेटली आपका जो क्वेश्चन एग्जाम में वो करेक्ट सॉल्व होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों ने ट्राई करना है, फाइंड टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स इन C4H10O। ठीक है स्टूडेंट्स, वीडियो को पॉज करो, ट्राई करो। C4H10O के टोटल कितने स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बन सकते हैं, देखते हैं कितने स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को करेक्टली सॉल्व कर पाते हैं। आई होप आप लोगों ने ट्राई किया होगा क्वेश्चन। ठीक है, देखते हैं। सबसे पहला काम होता है हमारा DU फाइंड आउट करना। तो DU कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, इसका 0 आ जाएगा। अब एक ऑक्सीजन किस में हो सकता है, या तो अल्कोहल्स में हो सकता है या फिर हमारे पास ईथर्स के अंदर हो सकता है। ठीक है, एक ऑक्सीजन किस में होगा, अल्कोहल्स में या ईथर्स में। एल्डिहाइड कीटोन हम कंसीडर नहीं कर रहे बिकॉज उनका DU कितना होता है, 1 होता है। तो अल्कोहल कितने बनेंगे, तो अल्कोहल को लिखने के लिए हम जनरल पैटर्न लिखते हैं C4H9OH, ऐसे लिख सकते हैं ना हम। अब C4H9 को कैसे लिख सकते हैं हम, 4 वेज से लिख सकते हैं। 4 वेज आपको पता है कौन से होते हैं। तो अल्कोहल कितने बन जाएंगे, C4H10O के अल्कोहल्स बन जाएंगे 4। ठीक है, अभी मैंने आपको बना के भी दिखाया था थोड़ी देर पहले। अब इसके सोचना है हमने ईथर्स कितने बनेंगे। ईथर्स के लिए एक चीज़ तो फिक्स है, इस तरफ तो हमारे पास क्या आ जाएगा CH3 फिक्स हो जाएगा। तो इस तरफ क्या लगाना पड़ेगा हमें, C3H7, तभी तो फॉर्मूला सेम होगा। अब C3H7 को लिखने के कितने वेज है, 2। CH3 को लिखने के कितने वेज हैं, 1। तो टोटल कितने आइसोमर्स बन जाएंगे यहाँ पे, 2। इसके ईथर्स कितने पॉसिबल होंगे स्टूडेंट्स, 2। ठीक है, 2 कौन कौन से पॉसिबल हैं ये भी दिखा देता हूँ मैं आपको। ठीक है, 2 कौन कौन से, एक तो मैंने लिख दिया CH3 CH2O CH3, सॉरी 3 कार्बन है ना, CH3 CH2 CH2O CH3। एक तो ये वाला ईथर पॉसिबल है। सेकंड कौन सा ईथर पॉसिबल होगा इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, CH3 CH CH3 O CH2 CH, सॉरी हाँ O CH3। ठीक है ना, तो 2 ईथर्स क्या हो जाएंगे, पॉसिबल हो जाएंगे। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, ऑक्सीजन के इधर मैं क्या रख दूँ C2H5, तो इधर भी क्या रखना पड़ेगा C2H5। तो इसको कितने वे से लिख सकता हूँ, C2 को 1 वे से, इसको भी कितने वे से लिख सकता हूँ, 1 वे से। तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने आ जाएंगे, 1। ठीक है, इसको मैं ड्रॉ भी करके दिखाता हूँ, CH2O CH2 CH3। तो टोटल ईथर्स कितने बन जाएंगे, 3 बन जाएंगे इसके। एंड टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स कितने हो जाएंगे, 7। टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स कितने बन जाएंगे,
7। आई होप आप लोग को ये वाला क्वेश्चन पूरे अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा, कैसे हम इस टाइप के क्वेश्चंस को क्या कर सकते हैं, अप्रोच कर सकते हैं। तो इनमें से कोई डायरेक्टली क्वेश्चन आपके एग्जाम में आपको देखने को मिल सकता है, जिसमें हमसे क्या करवाएगा, वो नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स का कैलकुलेशन करवा सकता है। नेक्स्ट देखो स्टूडेंट्स, एक दो क्वेश्चन और सॉल्व कर लेते हैं। अगर आपसे पूछा जाए C7H8O, ठीक है, इसके कितने आइसोमर्स बनानेंगे, हमने सिर्फ बेंजोनोइड वाले बनाने हैं, मतलब जिनमें क्या प्रेजेंट होगी, बेंजीनिक। तो सबसे पहला काम हमारा क्या होता है, हमने इस कंपाउंड का DU फाइंड आउट करने। तो DU कितना देगा, आप कैलकुलेट करो। ये DU आ जाएगा हमारे पास 4, ठीक है, आप लोग कैलकुलेट करो तो आपका DU कितना आ जाएगा 4। अब DU जो 4 है कहाँ पे चला जाएगा, बेंजीन रिंग के अंदर चला जाएगा, सारा का सारा DU कहाँ पे चला जाएगा, बेंजीन रिंग बनाने में। तो मतलब जो बेंजीन रिंग है इसका DU कितना हो गया 4। अब हमारे पास बचा क्या है, एक तो कार्बन को हम अरेंज कर सकते हैं, एक ऑक्सीजन को, ये एक कार्बन लगा सकते हैं और एक ऑक्सीजन। देखो इसका फॉर्मूला क्या हो गया, C6H6, ठीक है। हम बचा क्या है हमारे पास, ठीक है, एक कार्बन बचा है, 2 हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन। तो इनको कैसे अरेंज कर सकते हैं हम, देखो पहली पॉसिबिलिटी क्या है कि यहाँ पे मैं क्या लगा दूँ OH और यहाँ पे क्या लगा दूँ CH3, ठीक है। एक ऑक्सीजन बचा था तो उसका OH लगा दिया और एक CH3। क्या इनका फॉर्मूला सेम बना या नहीं बना, चेक करो। देखो जो हमारे पास फिनाइल ग्रुप होता है, देखो बेंजीनिंग है, बेंजीनिंग में यहाँ पे हाइड्रोजन होगा, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन और यहाँ पे हाइड्रोजन। सभी को क्लियर है। तो देखो टोटल 6 कार्बन है रिंग के अंदर, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, एक बाहर हो गया यहाँ पे 7। हाइड्रोजन कितने हैं, 1 2 3 4 और 3 यहाँ पे 7 और एक यहाँ पे 8 और एक क्या है ऑक्सीजन है। देखो बिल्कुल फार्मूला बन चुका है, बिल्कुल बच्चों की तरह पढ़ा रहा हूँ आप लोग को, ठीक है ना। तो इसका फॉर्मूला क्या बन चुका है, C7H8O। इसका फॉर्मूला क्या बन चुका है, C7H8O। अब इसी का देखो, इनको क्रिसोल्स बोलते थे हम, अगर कॉमन नेम याद हो आपको। इसका हम क्या बना सकते हैं, मेटा वाला भी तो बना सकते हैं 1 3, और इसका क्या बना सकते हैं, पैरा वाला 1 4। समझ आ गया। तो ये बन जाएंगे आइसोमर्स। तो ये सभी क्या है, फिनोल्स हैं, ये सभी क्या हैं, फिनोल्स हैं। और क्या पॉसिबिलिटी है सेम फॉर्मूला की, हम बना दें इसका अल्कोहल। तो यहाँ पे क्या लगाएं, एक CH2 फिर लगा दें OH, तो ये बन जाएगा अल्कोहल। और एक लास्ट पॉसिबिलिटी, इस अल्कोहल का क्या बना दें, ईथर। तो इन सभी केसेस में देखो हमारे पास जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या होगा, C7H8O। तो इनके बेंजीन वाले कितने आइसोमर्स बनेंगे हमारे पास, टोटल 5 आइसोमर्स क्या होंगे स्टूडेंट्स पॉसिबल। तो विद प्रैक्टिस आएगा ये सब चीज़ें, बट अगर आपको समझ आ रहा है तो वेल एंड गुड है। बट अगर नहीं समझ आ रहा तो आपको पहले वाले केसेस पे ही ज़्यादा फोकस करना है। जो केस हमने पहले डिस्कस किए हैं इनके ऊपर ही आपको ज़्यादा फोकस करना है। अब देखो लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, C6H10। इसके हमने नंबर ऑफ आइसोमर्स बनाने हैं। सिर्फ अल्काइंस को हमने क्या करना है, कंसीडर करना है। किसको कंसीडर करना है, सिर्फ और सिर्फ अल्काइंस को। तो अल्काइंस मतलब ट्रिपल बॉन्ड वाले। अगर आप इसका DU फाइंड आउट करोगे तो DU आ जाएगा 2। तो DU2 का मतलब क्या है, 2 रिंग्स भी हो सकती थी, 2 डबल बॉन्ड भी हो सकते थे, बट हमने बनाना क्या है, सिर्फ ट्रिपल बॉन्ड वाले। क्योंकि क्वेश्चन में हमने दे दिया है हमने वही आइसोमर्स बनाने हैं जिनमें क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड। अब ट्रिपल बॉन्ड देखो, ट्रिपल बॉन्ड तो टर्मिनल पे लग सकते हैं, तो बाकी फार्मूला क्या बन जाएगा, बाकी फार्मूला बच जाएगा हमारे पास C4H9। आप लिख के देख लो, ये ट्रिपल बॉन्ड हमने लगा दिया, टोटल 6 कार्बन है तो 4 बच गए। अब इसको कितने वे से लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, C4H9 को 4 वे से, तो इसके कितने आइसोमर्स बन जाएंगे, 4। पर जरूरी थोड़ी है कि हमने टर्मिनल पे लगाना है, हमने C ट्रिपल बॉन्ड C इस साइड क्या कर दिया, एक CH3 लगा दिया, तो बाकी साइड में क्या लगाना पड़ेगा हमें, C3H7, तभी तो मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा। इसको कितने वे से लिख सकते हैं, C3H7 को 2 से, तो ओवरऑल इसको कितने वे से लिख सकें हम, 2 से। अब लास्ट पॉसिबिलिटी क्या है, C ट्रिपल बॉन्ड C, यहाँ पे मैंने क्या लगा दिया C2H5, तो इधर भी फॉर्मूला को बैलेंस करने के क्या लगाना पड़ेगा, C2H5। तो इसको भी 1 वे से लिख सकते हैं, इसको भी 1 वे से, तो ओवरऑल इसको कितने वे से लिख सकते हैं, 1 वे से। तो टोटल कितने आइसोमर्स बन जाएंगे इसके, 7। टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कितने बन जाएंगे, 7 बन जाएंगे। टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स जिनमें क्या प्रेजेंट होगा, अल्काइन प्रेजेंट होगा। क्या प्रेजेंट होगा स्टूडेंट्स, अल्काइन, वो कितना आ जाएगा हमारे पास 3। तो इस क्वेश्चन के लिए जो करेक्ट आंसर होगा
वो हो जाएगा हमारे पास 3। आई होप आप लोग को इस टाइप के क्वेश्चंस का आइडिया हो चुका होगा कैसे हम स्ट्रक्चरल आइसोमर्स को बना सकते हैं। देखो प्रैक्टिस से आएगा ये सब चीज़ें, ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली आप सीख जाओगे पहली बार में। अगर ये क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व करोगे, बना के कोशिश करोगे, तभी आप करेक्ट नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बना पाओगे। ठीक है स्टूडेंट्स, ट्रिक क्यों बताई है मैंने? ट्रिक इसीलिए बताई है बिकॉज अगर आप क्वेश्चन को डायरेक्ट सॉल्व करोगे तो आपसे एक पॉसिबिलिटी है कोई ना कोई केस आप क्या कर दोगे, मिस कर दोगे। बट अगर आप इस मेथड से, जो मैंने आपको बताया ट्रिक वाले मेथड से, इसमें जो पॉसिबिलिटी है कि आप कोई स्ट्रक्चरल आइसोमर स्किप करो वो काफ़ी कम हो जाती है। इसलिए ये मैं ट्रिक वाला मेथड क्या करता हूँ, प्रेफर करता हूँ। आई होप आप स्टूडेंट्स, आप लोग को जो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स की कैलकुलेशन वाला पार्ट है समझ आ चुका होगा। अब हम नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट सीखते हैं, मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन वाला। मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन का कॉन्सेप्ट भी आप लोग को समझा देता हूँ, सो डैट अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो ये भी आप सॉल्व कर पाओ। तो मुझे बताओ, पहला क्वेश्चन आपके लिए, व्हाट आर द मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम? व्हाट आर द मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम टू शो चेन आइसोमेरिज्म? टू शो चेन आइसोमेरिज्म। पहला 4 अल्केन्स, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी, सॉरी, अल्केन्स के लिए कितने कार्बन एटम चाहिए होंगे, अल्कीन्स के लिए कितने चाहिए होंगे, एंड अल्काइंस के लिए कितने मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम चाहिए होंगे, सो डैट वो क्या शो कर पाए, चेन आइसोमेरिज्म को शो कर पाए। क्लियर है स्टूडेंट्स? चलो एक क्वेश्चन मैं करवाता हूँ, एक दो क्वेश्चन मैं करवाता हूँ, ठीक है। चेन वाले, पोजीशन वाले आप खुद ट्राई करना। देखो अल्केन में क्या होता है, अगर मैं 2 कार्बन का अल्केन ले लूँ तो क्या पॉसिबिलिटी है कि हम कहीं पे भी चेन आइसोमर बना पाएँ? नहीं बना पाएंगे। अगर 3 कार्बन का अल्केन ले रहा हूँ, 1 2 3, 3 कार्बन मैंने मेन चेन में रख लिए, ठीक है। अब चौथा कार्बन यहाँ पे लगा सकता हूँ, एक आइसोमर बन जाएगा, या फिर हम 4 कार्बन को डायरेक्टली मेन चेन में ले लें, ठीक है। तो मिनिमम 4 कार्बन तो चाहिए ना, तभी ये चेन आइसोमर्स बनेंगे। अब देखो यहाँ पे मेन चेन 3 कार्बन की, यहाँ पे 4 कार्बन की, तो मिनिमम कितने कार्बन लगे हमें? देखो 1 2 3 4, 4 कार्बन लगे ना, तो चेन आइसोमेरिज्म को शो करने के लिए मिनिमम कितने कार्बन चाहिए? 4 कार्बन। क्लियर हो स्टूडेंट्स? 3 कार्बन का बना ही नहीं सकते, किसी भी वे में बना के देख लो। अब अगर अल्कीन की बात करें, अल्कीन भी कितने चाहिए? ये अल्कीन है और दूसरा अल्कीन ये वाला है, ठीक है। तो दोनों एल्कीन्स क्या है हमारे पास आपस में, एक में 3 कार्बन है मेन चेन में, एक में 4 कार्बन है, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, सेम है। तो अल्कीन के लिए भी कितने कार्बन एटम चाहिए? 4 कार्बन एटम चाहिए मिनिमम, सो डैट वो क्या शो कर पाएंगे, चेन आइसोमेरिज्म को शो कर पाएंगे। अगर हम बात करें अल्काइन की स्टूडेंट्स, तो अल्काइन में देखो जो ऊपर वाली पॉसिबिलिटी डिस्कार्ड हो जाएगी, ये वाली पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगी, डिस्कार्ड हो जाएगी, कि मैं इनको ये बना दूं ऐसे, ठीक है। ये पॉसिबिलिटी आपस में चेन आइसोमर्स नहीं है, क्यों नहीं है? वो बता सकता है कि 4 कार्बन में अल्काइन में काम होने वाला नहीं है। 4 कार्बन में क्यों नहीं होने वाला? बिकॉज अगर ये पॉसिबिलिटी बढ़ाई मैंने तो इस कार्बन के कितने बॉन्ड्स बन जाएंगे, इस कार्बन के बॉन्ड्स बन जाएंगे 5, ठीक है। इसलिए ये वाली पॉसिबिलिटी हमें डिस्कार्ड करनी पड़ेगी। तो और क्या पॉसिबिलिटी है कि हम क्या करें, देखो 5 कार्बन को मेन चेन में ले लें, 1 2 3 4 5, ठीक है। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है इसकी, ठीक है, कुछ इस तरह का क्या बना दें, अल्काइन बना दें। तो देखो इसमें कितने 1 2 3 4 5 कार्बन मेन चेन में, इसमें कितने 1 2 3 4 कार्बन मेन चेन में, बट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, सेम है, चेन में क्या है, डिफरेंस है। तो अल्काइन के लिए मिनिमम कितने कार्बन चाहिए स्टूडेंट्स? 5 कार्बन चाहिए, सो डैट हम क्या बना पाएँ, चेन आइसोमेरिज्म शो कर पाएँ, सो डैट हम क्या कर पाएँ, चेन आइसोमेरिज्म को शो कर पाएँ। अब देखो सेम क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है। सेम क्वेश्चन आप लोग को किसके लिए सॉल्व करने हैं, पोजीशन आइसोमर्स के लिए सॉल्व करने हैं। ये सेम क्वेश्चन दे रहा हूँ आप लोग को, ये आपको सेम क्वेश्चन सॉल्व करने हैं पोजीशन आइसोमर्स के लिए। तो देखो स्टूडेंट्स, आप लोग को ये क्वेश्चन सॉल्व करना है पोजीशन आइसोमेरिज्म के लिए। देखो पोजीशन का थोड़ा सा इससे भी डिफिकल्ट होता है चेन वाले से, ये बहुत ही कम स्टूडेंट्स मैंने ऑफलाइन में ऑब्जर्व किया है
कि पोजीशन वाला पहली बार में सही कर पाते हैं। देखो बाद में समझ आते हैं, बट पहली बार में बहुत कम स्टूडेंट्स इसका आंसर करेक्टली कर पाते हैं। तो देखो ट्राई करो आप लोग एक बार कि कितने कार्बन एटम चाहिए पोजीशन आइसोमेरिज्म को शो करने के लिए फॉर अल्केन्स, अल्कीन्स एंड अल्काइंस। तो देखो पोजीशन आइसोमेरिज्म में लेंथ ऑफ मेन चेन क्या होनी चाहिए, सेम हो चाहिए। अगर मैं 3 कार्बन की चेन ले रहा हूँ, ठीक है, 3 कार्बन की ये ले रहा हूँ मेन चेन, तो इधर से भी 3 कार्बन की चेन ले रहा हूँ, फिर कार्बन चेन को सेम रखना पड़ेगा। मैं एक बार यहाँ पे पोजीशन लगा रहा हूँ ग्रुप की और एक बार इस यहाँ पे, तभी तो चेन आइसोमर्स बनेंगे। बट ये चेन आइसोमर्स बनेगी नहीं क्योंकि कार्बन की लेंथ क्या हो जाएगी, चेंज। तो फिर मैं 4 कार्बन पे गया, 4 कार्बन पे। अब मुझे एक क्या लगानी है, ब्रांच लगानी है। तो मैंने यहाँ पे ब्रांच लगाई, इसमें यहाँ पे ब्रांच लगाई। क्या ये मुझे डिफरेंट चेन आइसोमर्स बने, सॉरी पोजीशन आइसोमर्स लग रहे हैं? नहीं, एक्चुअल में ये क्या है, आइडेंटिकल है। मतलब 4 कार्बन मेन चेन रख के भी हमारा काम नहीं हो रहा, तो हम कितने रखेंगे, 5 कार्बन मेन चेन में। अब मैंने देखो 5 कार्बन मेन चेन में रख लिए और इसमें भी 5 कार्बन मेन चेन में रख लिए। अब इसमें क्या कर रहा हूँ मैं, जो पोजीशन है सब्स्टिट्यूएंट की वो सपोज करो 1 पे लगा दिया, इसमें लगा दिया 2 पे। अब ये परफेक्टली क्या है, पोजीशन आइसोमर्स है। अब क्या है, परफेक्टली पोजीशन आइसोमर्स हैं। तो मिनिमम कितने कार्बन लगे मुझे अल्केन के अंदर पोजीशन आइसोमेरिज्म के लिए, 1 2 3 4 एंड 5, और एक ये भी तो है ना 6। टोटल कितने कार्बन चाहिए होते हैं स्टूडेंट्स अल्केन में? अगर हमें पोजीशन आइसोमेरिज्म शो करना है तो उसके लिए मिनिमम 6 कार्बन एटम की क्या होती है, रिक्वायरमेंट होती है। समझ आया सभी को? अब एल्कीन के लिए देखो, एल्कीन के लिए तो कम में चल जाएगा। देखो अगर 4 कार्बन है तो डबल बॉन्ड यहाँ पे लगा दिया, 4 कार्बन में डबल बॉन्ड यहाँ पे लगा दिया, एक में डबल बॉन्ड 1 पे, एक पे 2 पे। तो अल्काइन के लिए, अल्कीन के लिए तो 4 कार्बन से काम चल जाएगा। सिमिलरली अल्काइन के लिए भी कितने कार्बन से चल जाएगा, 4 कार्बन से हमारा काम हो जाएगा। तो ये भी आपस में क्या है, पोजीशन आइसोमर्स है। तो अल्काइन के लिए भी कितने कार्बन से काम चल जाएगा, हमारे पास 4 कार्बन से चल जाएगा। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो ये था हमारे पास मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन का कॉन्सेप्ट। ठीक है, कैसे हम मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम फाइंड आउट कर सकते हैं चेन आइसोमेरिज्म के लिए या फिर पोजीशन आइसोमेरिज्म के लिए। आई होप आप लोग को ये वाला लेक्चर क्लियर होगा। अब देखो आपको ऐप के अंदर यहाँ पे ये वीडियोस मिल रही है, आपको ऐप के अंदर ही साथ क्या मिल जाएगा, टेस्ट मिल जाएगा। ठीक है, जो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का टेस्ट मिल जाएगा, उसमें आपको एक तो क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाएगी, टेस्ट के थ्रू क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाएगी कि कैसे क्वेश्चन हमारे एग्जाम में बन सकते हैं, और दूसरा आपकी भी प्रैक्टिस हो जाएगी जब आप क्वेश्चंस को प्रैक्टिस लगाओगे स्ट्रक्चरल आइसोमर्स के। क्लियर है? तो आप लोगों ने टेस्ट का लगा लेना है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का। जो हमारा पहला पार्ट था स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म वो क्या हो चुका है, कंप्लीट। बस अभी आपको क्या करना है, ऐप के अंदर प्रॉपर वे में टेस्ट लगा लेना है, फिर चेक कर लेना कि आपने टेस्ट में कहाँ पे गलती की। ठीक है, जहाँ पे आपने गलती की होगी उसका क्या देख लेना, टेस्ट का वीडियो सोल्यूशन। तो उससे आपका जो टॉपिक है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म वाला वो परफेक्टली क्लियर हो जाएगा। क्लियर है? आई होप आप लोग को जो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का ये वाला पार्ट है वो क्लियर हो चुका होगा। तो नेक्स्ट क्लास से हम स्टीरियो आइसोमेरिज्म को स्टार्ट करेंगे। तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म के अंदर जो कॉन्फर्मेशंस वाला पार्ट है वो हम सबसे पहले क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।